ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम। अध्याय 21 असंख्य विषयों का शास्त्र। अनेक विषयों का शास्त्र। अपने हाथ में रखे स्क्रॉल का अध्ययन करते हुए गूहे ने ध्यान से उसे पलटा। यह विषयों को बनाने के लिए समर्पित एक शास्त्र था। ऐसा लग रहा था कि इस गुफा के खजाने का मालिक संभवतः एक विश्वगुरु था। गुरु, आप क्या देख रहे हैं? इस समय जियाओ यी जियान गूहे के पास पहुंचा, उसके हाथ में रंगीन स्क्रॉल के बारे में उत्सुकता से। उसकी ओर मुड़ते हुए गूहे मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए झिझका। यह एक शास्त्र है जो विषयों को बनाने का तरीका सिखाता है। एक विश्व शास्त्र। ये सुनकर जियाओ यी जियान की आंखें चमक उठी और उसने उत्सुकता से गूहे के हाथ में रंगीन स्क्रॉल को देखा। गुरु, क्या मैं इस विश्व शास्त्र को देख सकता हूँ? गूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए रेनबो पॉइजन शास्त्र को जियाओ यी जियान को सौंप दिया और सहजता से कहा, यह जहर शास्त्र मेरे किसी काम का नहीं है। अगर तुम इसे चाहते हो तो ले सकते हो। धन्यवाद गुरु। जियाओ यी जियान की आंखें मुस्कुराहट के साथ सिकुड़ गईं क्योंकि उसने खुशी खुशी रेनबो पॉइजन शास्त्र को गूहे के हाथ से लिया। गूहे बिना कुछ कहे हंस पड़ा। तभी सिस्टम से एक अधिसूचना ध्वनि उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, होस्ट ने दूसरे शिष्य जियाओ यी जियान को रेनबो पॉइजन शास्त्र दिया है। होस्ट को 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने असंख्य जहरों का शास्त्र प्राप्त करने के लिए बधाई। असंख्य जहरों का शास्त्र सिस्टम स्पेस में पहुंचा दिया गया है। कृपया इसे जांचें। होस्ट। अपने दिमाग में अधिसूचना सुनकर गूहे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये सिस्टम के रिटर्न मैकेनिज्म को भी ट्रिगर कर सकता है? क्या इस इंद्रधनुषी जहर शास्त्र को भी उसका अधिकार माना जा सकता है? सच कहूं तो गूहे को जहर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बार सिस्टम की वापसी तंत्र को सक्रिय करना थोड़ा नुकसानदेह लग रहा था। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए गूहे के पास कोई और विकल्प नहीं था। जियो यी जियान को खुशी खुशी इंद्रधनुषी जहर शास्त्र पढ़ते हुए देखकर गूहे ने अपना सिर हिलाया और एक और खजाना खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही गूहे की आवाज़ धीमी हुई, कसकर बंद पत्थर का बक्सा धीरे धीरे खुल गया। कक्ष के भीतर चांदनी के पत्थरों से रोशन गूहे की निगाह में बक्से की सामग्री सामने आई। एक और स्क्रॉल। बॉक्स के अंदर रखे एक काले स्क्रॉल को देखकर गूहे की भौहें चढ़ गईं। हाथ बढ़ाकर उसने बॉक्स से काला स्क्रॉल निकाला और ध्यान से उसकी जांच की। उसकी नज़र आखिरकार बगल में छोटे से पार्ट पर रुकी। हाई ग्रेड प्रोफाउंड टीएफ्लाइट मार्शल तकनीक, विंग ऑफ द ईगल। गूहे को एक और संदूक खोलते देख जियो यी जियान तुरंत उत्सुकता से उसके पास गया। स्क्रॉल को देखते हुए पूछा, गुरु, यह क्या है? गूहे ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया, यह एक उड़ान मार्शल तकनीक है। उड़ान मार्शल तकनीक? यह क्या है? पहली बार नाम सुनकर जियो यी जियान उलझन में पड़ गई। हालांकि उसने हमला करने की तकनीक, बचाव की तकनीक, चपलता की तकनीक और बहुत कुछ सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसे उड़ान मार्शल तकनीक शब्द का सामना करना पड़ा। बिल्कुल जैसा कि नाम से पता चलता है, ये तकनीक किसी व्यक्ति को आकाश में उड़ने में सक्षम बनाती है, गूहे ने आगे बताया। उड़ान? क्या यह एक ऐसी प्रतिभा नहीं है जो आमतौर पर कम से कम डू स्पिरिट स्तर के विशेषज्ञों के पास होती है? ये सुनकर जियो यी जियान पहले तो हैरान हुई और फिर पूरी तरह से हैरान हो गई। डूक्यूई महाद्वीप पर जमीन से ऊपर उड़ने के लिए केवल डू स्पिरिट या उच्च स्तर के अभ्यासी ही कम दूरी की उड़ानें प्रबंधित कर सकते थे। एक बार जब उनकी ताकत डू किंग या डू सम्राट के स्तर तक पहुंच गई तो वे बाहरी डूक्यूई का उपयोग करके अपने पीछे ऊर्जा पंखों को संघनित कर सकते थे, जिससे वे पृथ्वी की बाधाओं से मुक्त हो सकते थे और आकाश में उड़ सकते थे। ये तथाकथित उड़ान मार्शल तकनीक काफ़ी रहस्यमय गुप्त कला थी। ये साधकों को अपनी पीठ के मेरिडियन के भीतर दो छोटी नसों को फैलाने की अनुमति देती थी। जब तक ये दो नसें फैली हुई थीं, तब तक भले ही साधक की व्यक्तिगत शक्ति डू किंग स्तर तक नहीं पहुंची हो, फिर भी वे पंखों को संघनित कर सकते थे और हवा में उड़ सकते थे। उड़ान एक ऐसा प्रलोभन था जो कई दिलों को झकझोर सकता था। कई विशेषज्ञ उड़ान के आकर्षण के लिए प्रयास करते हुए प्रतीत होता है कि अप्राप्य डू किंग स्तर का लगातार पीछा करते रहे। ऐसी परिस्थितियों में उड़ान मार्शल तकनीक जैसी शॉर्टकट का बहुत महत्व था। कैसे हो? क्या तुम्हें ये पसंद है? जियो यी जियान की उत्सुक अभिव्यक्ति को देखकर गूहे ने हल्के से मुस्कुराया, फिर उसे उड़ान मार्शल तकनीक सौंपते हुए कहा, चूंकि तुम्हें ये पसंद है, इसलिए मैं इसे तुम्हें देता हूँ। इसे अपने शिक्षक द्वारा दिया जाने वाला तीसरा उपहार समझो। सच में? ये सुनकर जियो यी जियान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। बचपन से ही उसे सबसे ज्यादा ईर्ष्या उन पक्षियों से होती थी जो आसमान में आज़ादी से उड़ते थे। अब उड़ान मार्शल तकनीक का ये स्क्रॉल उसे उड़ने की क्षमता भी प्रदान करेगा। वह कैसे खुश न हो? सिर्फ उड़ान मार्शल तकनीक का एक स्क्रॉल और तुम इतनी खुश हो?
जियाओ यी जियान के उत्साह को देखकर गूहे ने उसके बालों को सहलाया और हंसते हुए कहा, अच्छी तरह से प्रशिक्षण लो और भविष्य में तुम अपने आप उड़ने में सक्षम हो जाओगी। हाँ गुरु, जियाओ यी जियान ने उत्सुकता से सिर हिलाया, उसके विचार पूरी तरह से उसके हाथों में उड़ान मार्शल तकनीक पर केंद्रित थे। गूहे मुस्कुराया और फिर अंतिम खजाने की पेटी खोलने के लिए आगे बढ़ा। अंतिम पेटी के अंदर एक बार फिर एक स्क्रॉल था। इसे खोलने पर गूहे ने पाया कि यह एक उच्च श्रेणी की गहन स्तरीय मार्शल तकनीक थी। जंगली शेर की दहाड़, पूर्णविराम। स्क्रॉल को अपने हाथ में घुमाते हुए गूहे ने इसे अरुचिकर पाया और लापरवाही से इसे अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। फिर गुफा को स्कैन करते हुए और कुछ न पाकर गूहे ने जियाओ यी जियान की ओर रुख किया और कहा, शिष्य चलो जाओ। ओह ठीक है, मेरा इंतजार करो। जियाओ यी जियान क्षण भर के लिए हैरान रह गई, फिर उसने दोनों स्क्रॉल को अपनी बांह के नीचे दबा लिया और फूलों की क्यारी की ओर तेजी से चली गई। जल्द ही वह 1 दर्जन जैड की बोतलें पकड़े हुए लौटी, उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। गुरु चलो। जियाओ यी जियान को ढेर सारी वस्तुओं को उठाते और अपनी बांह के नीचे 2 स्क्रॉल को पकड़े हुए देखकर गूहे के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। फिर एक शांत मुस्कान के साथ उसने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे सौंप दिया। तुम बहुत व्यस्त और अस्त व्यस्त हो, यहाँ इन सभी चीज़ों को संग्रहित करने के लिए इस अंगूठी का उपयोग करें। यह एक स्थानिक अंगूठी है। गूहे के हाथ में अंगूठी देखकर जियाओ यी जियान की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से उससे अंगूठी ले ली। डक्यूई महाद्वीप पर एक स्थानिक अंगूठी एक मूल्यवान वस्तु थी। यहाँ तक कि कई द ग्रैंड मास्टर स्तर के व्यक्तियों के पास भी एक नहीं हो सकती है। वाह, इतना विशाल इंटीरियर। जियाओ यी जियान की चेतना स्थानिक अंगूठी में प्रवेश करती है और वह आश्चर्य में चिल्लाती है। गूहे ने उसे जो स्थानिक अंगूठी दी थी वह स्वाभाविक रूप से साधारण नहीं थी। वास्तव में एक कीमियागर राजा के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए वह साधारण वस्तुओं को नहीं ले जाएगा। फिर एक विचार के साथ जियाओ यी जियान ने अपने पास मौजूद सभी चीज़ों को स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया। बहुत आकर्षक, ये बहुत मज़ेदार है। अपने चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ जियाओ यी जियान ने अंगूठी के अंदर की वस्तुओं के साथ खेला, उन्हें बाहर निकाला और उन्हें वापस अंदर रखा। यह नया लग रहा था। ... जियाओ यी जियान को एक बच्चे की तरह खुद का आनंद लेते हुए देखकर गूहे मुंह फड़कने लगा। उसने बीच में टोका, ठीक है शिष्य, हमें अब चले जाना चाहिए। ओह, जियाओ यी जियान आखिरकार रुक गया, फिर गूहे के पीछे गुफा से बाहर निकल गया। अध्याय 22, क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में वापस आना। अगले दिन जियाओ यी जियान ने अपना सामान पैक करने के बाद गूहे उसे लेकर किंगशान टाउन से निकल गया। किंगशान टाउन से बाहर निकलते हुए जियाओ यी जियान ने अपनी आंखों में अनिच्छा के भाव के साथ शहर की ओर देखा। आखिरकार उसने वहां कई साल बिताए थे और अचानक चले जाना स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था। शिष्य चलो, अगर तुम जाने का साहस नहीं कर सकते तो तुम भविष्य में कभी भी वापस आ सकते हो। जियाओ यी जियान के चेहरे पर अनिच्छा देखकर गूहे ने उसके बालों को सहलाया और उसे एक मुस्कान के साथ सांत्वना दी। ठीक है। गूहे के शब्दों को सुनकर जियाओ यी जियान ने धीरे से सिर हिलाया और फिर गूहे के पीछे पीछे पास की घोड़ागाड़ी में बैठ गई। किंगशान टाउन से क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की दूरी इतनी थी कि भले ही गूहे अब्दू सम्राट के दायरे में घुस गया था, फिर भी उसे उड़ान में 2 दिन और 2 रातें लग जातीं। हालांकि यह इस धारणा के तहत था कि गूहे अकेले उड़ रहा था, बिना किसी बाधा के। लेकिन अब जियाओ यी जियान के साथ वह संभवतः उसे 2 दिन और 2 रात उड़ाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। इसलिए गूहे ने शाही राजधानी में एक उड़ान परिवहन दल ले जाने की योजना बनाई। इस समय गूहे के सबसे नज़दीकी प्रमुख शहर जियामा साम्राज्य के पूर्वी प्रांत का एक बड़ा शहर था। पैमाने के मामले में यह वुतान शहर से भी अधिक शानदार था। समग्र शक्ति के संदर्भ में ब्लैकरॉक सिटी नामक ये शहर जियामा साम्राज्य के सभी प्रमुख शहरों में शीर्ष स्थान पर था। इस यात्रा पर गूहे का प्राथमिक लक्ष्य सबसे पहले ब्लैकरॉक सिटी पहुंचना था, क्योंकि साम्राज्य द्वारा केवल ऐसे बड़े शहरों को नागरिक उड़ान परिवहन दलों से सुसज्जित किया गया था। उड़ान परिवहन दल को शाही राजधानी तक पहुंचने में लगभग 3 दिन लगेंगे। घोड़ा गाड़ी पर चढ़ने के बाद गूहे सीधे गाड़ी में चढ़ गया। एक बूढ़ा आदमी गाड़ी को ब्लैकरॉक सिटी की ओर ले गया। हालांकि किंगशान टाउन ब्लैकरॉक सिटी के सबसे नज़दीक था, फिर भी गाड़ी को क्षितिज पर ब्लैकरॉक सिटी की विशाल छवि को देखने में दोपहर का अधिकांश समय लग गया। गाड़ी पर खड़े होकर गूहे ने डूबते सूरज से जगमगाते विशाल शहर को देखा, जिसमें एक हल्की लाल चमक थी। उसने राहत की सांस ली। जैसे ही गाड़ी पास आई, गूहे ने देखा कि शहर की विशाल दीवारें पूरी तरह से व्यवस्थित काली चट्टानों से बनी थीं। गाड़ी चला रहे बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि इन दीवारों ने एक बार दोडू सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के संयुक्त हमले को बिना किसी नुकसान के झेला था। इससे पता चलता है कि उनकी रक्षात्मक क्षमताएं कितनी मजबूत थीं। शहर के गेट पर टोल का भुगतान करने के बाद गाड़ी को
सुचारू रूप से प्रवेश करने और शहर की दीवारों के भीतर एक थोड़े मंद मार्ग से गुजरने की अनुमति दी गई। एक पल बाद अचानक दृश्य खुल गया और लोगों की हलचल भरी आवाज़ों ने उनकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया, जिससे जियाओ जियान का सिर अप्रत्याशित रूप से धड़कने लगा। शिक्षक, क्या हम ब्लैक रॉक सिटी में पहुंच गए हैं? अपने सामने विशाल शहर को देखते हुए जियाओ जियान की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। यह उसका पहली बार था जब वह किंगशान टाउन छोड़कर इतने बड़े शहर में आई थी। हाँ, गूहे ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर कहा, चलो गाड़ी से उतरते हैं। ठीक है। जियाओ जियान ने अपनी खूबसूरत आंखों में उत्साह के साथ शहर के आसपास के वातावरण को देखा। इसके बाद गूहे ने उनके मार्ग के बारे में पूछताछ की और उत्साहित जियाओ जियान को शहर के केंद्रीय स्थान की ओर ले गया जहां उड़ने वाला परिवहन खड़ा था। कुछ अपरिचित सड़कों से गुजरते हुए और रास्ते में दिशा निर्देश पूछते हुए वे आखिरकार एक विशाल चौक पर पहुंचे जहां उड़ने वाला परिवहन खड़ा था। विशाल चौक पर मोटे पंखों वाले पक्षी के रूप में जाने जाने वाले कई बड़े उड़ने वाले पक्षी जानवर बैठे थे। इन जीवों को जादुई जानवर नहीं माना जाता था, वे उड़ने वाले पक्षियों की असली प्रजाति थे। उनके स्वभाव कोमल थे और उन्हें मनुष्य आसानी से पाल सकते थे। हालांकि उनकी सीमित संख्या के कारण केवल साम्राज्य के पास ही ऐसी उड़ान परिवहन टीम स्थापित करने के लिए संसाधन थे। हालांकि ये मोटे पंख वाले पक्षी कुछ अन्य जादुई उड़ने वाले जीवों की गति से मेल नहीं खा सकते थे, लेकिन उनमें असाधारण धीरज था। भरपेट भोजन के बाद वे लगभग 4 से 5 दिनों तक स्थिर रूप से उड़ सकते थे। इसके अतिरिक्त उनकी वहन क्षमता प्रभावशाली थी। एक वयस्क मोटे पंख वाला पक्षी लंबी उड़ानों के लिए आसानी से अपने वजन से 5 से 6 गुना अधिक भार उठा सकता था। साम्राज्य में युद्ध के समय इन मोटे पंखों वाले पक्षियों को शाही सेना द्वारा जबरन जब्त कर लिया जाता था जब तक कि युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए उनमें से कई ने युद्ध की क्रूरता का अनुभव किया था। चौक में प्रवेश करते ही शोरगुल ने जियाओ जियान के कानों पर बाढ़ की तरह हमला किया, जिससे उसके कान एक पल के लिए बजने लगे। फिर वह धीरे धीरे अपने होश में आए। शिक्षक, यहाँ बहुत शोर है। जियाओ जियान ने अपनी सुंदर भौहें सिकुड़ी। स्पष्ट रूप से उसे हलचल भरे माहौल से कोई लगाव नहीं था। धैर्य रखो, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, गूहे ने उसे मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया। फिर गूहे ने भीड़ भरे चौक की ओर देखा कि मोटे पंखों वाले पक्षियों के प्रत्येक के पास लंबी कतारें लगी हुई थीं। उसने पक्षियों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की सीढ़ी के पास वर्दी में किसी को टिकट लेते हुए भी देखा। कुछ देर तक आश्चर्य से इस दृश्य को देखते हुए गूहे ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। गूहे की हैसियत के कारण उसे जियामा साम्राज्य में जादुई उड़ने वाले जीवों की सवारी करने के लिए लाइन में खड़े होने या टिकट खरीदने की जरूरत नहीं थी। वह इन मोटे पंखों वाले पक्षियों पर सवारी करने का विकल्प भी चुन सकता था और उनके पीछे के संचालक उसे अपनी पूरी क्षमता से खुश करने की कोशिश करते थे। चूंकि गूहे को खुद पर ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने तुरंत कीमियागर की पोशाक पहन ली, जिसे वह दूसरे दर्जे के कीमियागर के रूप में पहनता था। उसने इसे अपने ऊपर लपेट लिया और फिर जियाओ जियान को कतार से बाहर ले गया, सीधे विशालकाय उड़ने वाले पक्षी के पास चला गया। उड़ने वाले परिवहन पक्षियों के प्रबंधक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने सामने विशालकाय उड़ने वाले जानवर को देखते हुए जियाओ जियान को अचानक अपने पालतू जानवर लिटिल ब्लू का ख्याल आया। यह एक प्रथम श्रेणी का ब्लू ईगल था। किंगशान टाउन छोड़ते हुए जियाओ जियान अपने पालतू जानवर से अलग होने का साहस नहीं कर सकी। लिटिल ब्लू, मेरा इंतजार करो। जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तो मैं किंगशान टाउन आऊंगा और तुम्हें वापस ले जाऊंगा, जियाओ जियान ने अपने आप से कहा। गूहे और जियाओ जियान के उड़ने वाले प्राणी पर सवार होने के कुछ ही समय बाद गूहे ने महसूस किया कि उड़ने वाले जानवर के बड़े पंख धीरे धीरे उनके नीचे फड़फड़ाने लगे हैं। हवा की विशेषता वाली ऊर्जा के तार उसके शरीर के नीचे घूम रहे थे, जिससे उसका विशाल रूप आकाश में ऊपर उठ रहा था। एक तीखी और मधुर चीख के साथ जानवर को वश में करने वाले के आदेशों से निर्देशित होकर उड़ने वाला प्राणी आकाश में चढ़ गया और साम्राज्य की राजधानी की ओर तेजी से उड़ान भरने लगा। अपने कमरे में खिड़की के पास बैठे हुए गूहे ने बाहर से गुजरते हुए धुंधले बादलों को देखा। यादें उसके दिमाग में उभर आईं और दूर से शब्द हवाई जहाज अचानक उभर आया। अप्रत्याशित रूप से इस दूसरी दुनिया में भी वह हवाई जहाज पर उड़ने की भावना का अनुभव कर सकता था। गुरु, हमें राजधानी शहर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जियाओ जियान ने बाहर के नज़ारे को देखते हुए प्रत्याशा के साथ पूछा। लगभग 3 दिन, गूहे ने सहजता से उत्तर दिया। अगर तुम बोर हो रहे हो तो अभ्यास करने का अवसर लो, गूहे ने ठहाका लगाया। फिर एक विचार के साथ गूहे ने स्कारलेट सरपेंट कॉल्ड्रॉन निकाला। जियाओ जियान उत्सुक था। शिक्षक, क्या आप गोलियों को परिष्कृत करने जा रहे हैं? आप डू प्रैक्टिशनर रैंक तक पहुंचने वाले हैं। चूंकि हमारे पास समय है, इसलिए मैं आपके लिए क्यूई गैदरिंग पाउडर को परिष्कृत करूंगा, गूहे मुस्कुराया। अध्याय 23, डू प्रैक्टिशनर।
जियाओ यी जियान की साधना डू शिष्य के 9वें चरण तक पहुंच गई थी। जब तक कोई व्यक्ति अपने शरीर के भीतर डू क्यू चक्रवात को संघनित करता है, तब तक वह एक सच्चा डू प्रैक्टिशनर बन सकता है। हालांकि डू क्यू चक्रवात को संघनित करने में विफलता की दर काफ़ी अधिक थी। विफलता के बाद व्यक्ति का 9वां चरण डू क्यू 8वां चरण में वापस चला जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों को सफल होने से पहले इसे 10 बार से अधिक संघनित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कीमती प्रशिक्षण समय बर्बाद होता है और उनकी प्रगति में बाधा आती है। क्यू गैदरिंग पाउडर का उद्देश्य 9वें चरण के लिए डू क्यू चक्रवात को संघनित करने में 100% सफलता सुनिश्चित करना था। डू क्यू प्रैक्टिशनर ये सुनिश्चित करने के लिए कि जियाओ यी जियान 100% सफलता प्राप्त कर सके, गु हे ने उसके लिए क्यू गैदरिंग पाउडर तैयार करने का फैसला किया। क्यू गैदरिंग पाउडर। गु हे के शब्द सुनकर जियाओ यी जियान की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। उसे छठी रैंक के कीमियागर के रूप में गु हे की यादें विरासत में मिली थीं, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इस गोली को पहचान लिया। ये चौथी श्रेणी की गोली थी, जिसे बनाना चौथी रैंक के कीमियागर के लिए भी एक चुनौती थी। बिना पूछे ही उसकी शिक्षिका स्वेच्छा से उसके लिए इसे बना रही थी। ये सोचते हुए जियाओ यी जियान ने गु हे को क्यूई गैदरिंग पाउडर बनाते हुए देखा। वह संतुष्ट महसूस कर रही थी। छठी रैंक के कीमियागर शिक्षक का होना अद्भुत था। शिक्षक, आपकी देखभाल के साथ मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जियाओ यी जियान ने दवा बनाने में गु हे द्वारा उठाए गए हर कदम और हर हरकत पर ध्यान दिया। उसने गु हे की कीमिया तकनीक को अपने दिमाग में यादों के साथ जोड़ दिया। 9वीं रैंक के कीमियागर की यादों को विरासत में लेने और डू सम्राट के दायरे में प्रवेश करने के बाद उसकी आत्मा की शक्ति में बहुत सुधार हुआ था। इस समय गु हे 7वीं कक्षा की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थी। गु हे के लिए सिर्फ क्यूई गैदरिंग पाउडर ही एक केक का टुकड़ा था। 1 घंटे बाद एक अंगूठे के आकार की हल्की बैंगनी चमकदार गोली जो एक सूक्ष्म चमक उत्सर्जित करती थी, कड़ाही में घूमती हुई उनके सामने आई। क्या ये सफल है? कड़ाही में गोली को देखते हुए जियाओ यी जियान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ये पहली बार था जब उसने कीमिया प्रक्रिया को करीब से देखा था। तो इस तरह से गोलियों को परिष्कृत किया जाता है। गु हे की कुशल हरकतों को देखकर और उन्हें अपने कीमिया ज्ञान के साथ जोड़कर जियाओ यी जियान जिज्ञासा की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही गोली ने आकार लिया, खिड़की से एक हल्की हरी औषधीय खुशबू बाहर निकली, जिससे ऊर्जा की एक हल्की लहर पैदा हुई। यहाँ तक कि उड़ने वाले जानवरों की पीठ पर भी कीमियागर मौजूद थे। इस हरी औषधीय खुशबू को महसूस करते हुए उड़ने वाले जानवरों में से कुछ अचंभित हो गए और बहती हुई खुशबू को देखने के लिए बाहर भागे। ये वास्तव में एक रंगीन औषधीय खुशबू है। कोई चौथी श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई चौथी श्रेणी का कीमियागर होगा। लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे, उस कमरे को घूर रहे थे जहाँ गु हे था। आखिरकार जब कोई गोली चौथी श्रेणी में पहुंचती है, तभी वह रंगीन औषधीय सुगंध पैदा कर सकती है। इससे संकेत मिलता है कि गोली को परिष्कृत करने वाला व्यक्ति कम से कम चौथी श्रेणी का कीमियागर था। यह महसूस करते हुए लोगों ने उस कमरे की ओर देखा जहां गु हे था, विस्मय के भाव दिखाते हुए। कमरे में गु हे ने पहले से ही क्यूई गैदरिंग पाउडर को बोतलों में भर लिया था, जिसे उसने परिष्कृत किया था। शिष्य, इस समय के दौरान इस क्यूई गैदरिंग पाउडर का सेवन करें। यूनलान सेक्ट में पहुंचने से पहले डू क्यूई चक्रवात को संघनित करने का प्रयास करें। गु हे ने एक फीकी मुस्कान के साथ शीशी को जियाओ यी जियान को सौंप दिया। हाँ, धन्यवाद गुरु। जियाओ यी जियान ने अपने चेहरे पर कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ शीशी ली। इसे जल्दी से खा लो। गु हे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ठीक है। जियाओ यी जियान ने प्यार से सिर हिलाया और हरी गोली बाहर निकाल दी। चमकदार क्यूई गैदरिंग पाउडर को देखते हुए जियाओ यी जियान ने मीठी मुस्कान दी। उसने फिर से मनमोहक खुशबू सूंघी, अपने होठों को चाटा और बिना किसी हिचकिचाहट के गोली अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही क्यूई गैदरिंग पाउडर उसके मुंह में गया, उसके भीतर एक हल्की ठंड फैल गई। एक पल के बाद उसके शरीर में गर्म और शुद्ध ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। जियाओ यी जियान का नाजुक शरीर कांप उठा। शांत चेहरे के साथ उसने जल्दी से डू क्यू को अवशोषित करने के लिए हाथ की मुहरें बनाई। उसकी सांस धीरे धीरे स्थिर हो गई क्योंकि उसके भीतर की फीकी डू क्यू ने प्रतिक्रिया दी और शक्तिशाली औषधीय शक्ति के साथ जुड़ गई। आत्मसात करने की एक उन्मत्त प्रक्रिया शुरू हुई। छोटे से कमरे में शांत हवा अचानक लहराने लगी। हवा से फीकी सफ़ेद डू क्यू के धागे रिस रहे थे, जो लगातार जियाओ यी जियान के शरीर में प्रवेश कर रहे थे। अपने होंठ काटते हुए उसकी मेरिडियन के भीतर ऊर्जाओं के टकराव ने दर्दनाक संवेदनाओं के फटने का कारण बना। उसके भीतर डू क्यू ने हरे और शुद्ध ऊर्जा के गुच्छों को ढंक दिया। गहन आत्मसात के माध्यम से हरी ऊर्जा फीकी सफ़ेद डू क्यू में बदल गई और इस सुदृढ़ीकरण के साथ जियाओ यी जियान के शरीर के भीतर डू क्यू का पैमाना स्पष्ट रूप से तेज गति से फैल गया।
शुद्ध औषधीय शक्ति लगातार आत्मसात हो रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यह एक अंतहीन धारा हो। हर बार जब डू क्यूई ने औषधीय शक्ति का एक बैच आत्मसात किया तो एक और भी बड़ी हरी ऊर्जा आगे बढ़ी। उसके शरीर के भीतर चल रहे आत्मसात और बाहरी डू क्यूई के निरंतर संचार के माध्यम से जियो यी जियान की आंतरिक डू क्यूई ने धीरे धीरे उसके अधिकांश मेरिडियन को भर दिया था। आत्मसात जारी रहा और जैसे जैसे शक्तिशाली औषधीय शक्ति की गति कमजोर होती गई, शक्ति के तेजी से विकास में तल्लीन जियो यी जियान ने अचानक पाया कि उसके शरीर के भीतर डू क्यूई एक ऐसे बिंदु तक फैल गया था जहां यह और नहीं बढ़ सकता था। बूम! एक पल के बाद एक नर्म दबी हुई आवाज चुपचाप जियो यी जियान के शरीर के भीतर गूंज उठी। दबी हुई विस्फोट की आवाज के साथ जियो यी जियान को थका देने वाला प्रतिरोध पतली हवा में गायब हो गया। राहत की सांस लेते हुए वह नीचे गिर गई। उसका पूरा शरीर थका हुआ महसूस कर रहा था और उसकी छाती हिंसक रूप से धड़क रही थी। इसके बाद अपने भीतर डू क्यू चक्रवात को सफलतापूर्वक बनते हुए महसूस करते हुए जियाओ यी जियान ने उत्साह से पास के गुहे की ओर रुख किया। गुरु, मैंने ये कर दिखाया। गुहे जियाओ यी जियान की सफलता की प्रक्रिया को देख रहा था। उसके शब्दों को सुनकर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैंने इसे देखा। शिष्य, डू प्रैक्टिशनर बनना मजबूत बनने की दिशा में केवल पहला कदम है। आगे का रास्ता अभी भी लंबा है, गुहे ने मुस्कुराते हुए सलाह दी। हाँ गुरु, मैं समझ गया। जियो यी जियान ने चंचलता से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। अपनी शुरुआती उत्तेजना के बीच जाने के बाद जियो यी जियान अपने नए स्तर को स्थिर करने के लिए लगन से कमरे में बैठ गई। इस बीच गुहे की चेतना सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गई। सिस्टम स्पेस के भीतर गुहे ने शून्य में लटके हुए काले स्क्रॉल को देखा और चुपचाप आदेश दिया, सिस्टम, असंख्य जहरों के स्क्रॉल को निकालो। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके दिमाग में तुरंत सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गुहे ने इसे हल्के में नहीं लिया, अपने दिमाग को एकाग्र किया और सूचनाओं को ध्यान से आत्मसात किया। अध्याय 24, असामान्य जहर के सूत्र। कमरे में गुहे ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, पूरी तरह से अपने मन में जानकारी को अवशोषित करने में लीन हो गया। आधे घंटे बाद गुहे की पलकें थोड़ी झपकीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जिससे आश्चर्य का संकेत मिला। मूल रूप से गुहे को जहर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि असंख्य जहरों के स्क्रॉल में दर्ज जानकारी प्राप्त करने के बाद उसका दृष्टिकोण अचानक बदल गया। ऐसा लग रहा था कि जहर का मास्टर बनना काफी पेचीदा था। असंख्य जहरों के स्क्रॉल में न केवल अनोखे जहरीले पदार्थों को बनाने की विभिन्न विधियां थीं, बल्कि जहर के रास्ते की कई गुप्त तकनीकें भी थीं। अगर वह अंदर की सामग्री में महारत हासिल कर लेता तो वह बिना कोई निशान छोड़े प्रभावी ढंग से मार सकता था, जिससे विरोधी रक्षाहीन हो जाते। बढ़िया सामान। अपने मन में विभिन्न असामान्य जहर के फार्मूलों और गुप्त तकनीकों के बारे में सोचते हुए गुहे के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। 3 दिन बीत गए और जल्द ही उड़ने वाला जानवर शाही राजधानी में पहुंच गया। जैसे ही वे राजधानी के पास पहुंचे, गुहे ने लैंडिंग का इंतजार नहीं किया। वह सीधे जियाओ यी जियान को लेकर युनलैन संप्रदाय की ओर चल पड़ा। युनलैन संप्रदाय युनलैन पर्वत के ऊपर स्थित था, जो राजधानी से केवल कुछ दर्जन मील की दूरी पर था। दोनों काफी करीब थे, एक दूसरे पर निर्भर दो विशाल संस्थाओं की तरह। जियाओ यी जियान को उठाकर गुहे बर्फीले सफेद पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गया, जो आकाश को चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था। गुहे के लिए कई दर्जन मील की दूरी केवल आधे घंटे की यात्रा थी। शिष्य, हम युनलैन संप्रदाय में पहुंच गए हैं। आकाश में गुहे ने नीचे देखा और जियाओ यी जियान से कहा, जो उसके आलिंगन में था। उसके शब्दों पर जियाओ यी जियान की खूबसूरत आंखें नीचे की ओर मुड़ गईं। उसकी निगाहें पहाड़ के तल से क्षितिज तक फैली हरे पत्थर की सीढ़ियों पर पड़ीं, जो स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ी की तरह लग रही थीं। वाह, इतना ऊंचा पहाड़! ये युनलैन संप्रदाय है। आसमान में उड़ते हुए युनलैन पर्वत को देखकर जियाओ यी जियान की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई और वह खुद को रोक नहीं पाई और चिल्ला उठी। गुहे ने जियाओ यी जियान को उठाया और सीधे युनलैन पर्वत की ओर उड़ गया। घुमावदार पत्थर की सीढ़ियों के अंत में धुंध और बादलों के बीच विशाल पत्थरों से पूरी तरह से पक्का एक विशाल चौक था, जो पुरातनता और भव्यता का माहौल पैदा कर रहा था। चौक के बीच में एक विशाल पत्थर का स्मारक खड़ा था, जो बहुत ऊंचा था। इस पर सभी पिछले संप्रदाय के गुरुओं और व्यक्तियों के नाम दर्ज थे, जिन्होंने संप्रदाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अरे देखो, वह कौन है? युनलैन संप्रदाय के ऊपर उड़ने की हिम्मत किसने की? वह एल्डर गुहे लगता है। ओह, तो ये ठीक है। जियो यी जियान को उठाकर गुहे सीधे युनलैन संप्रदाय के ऊपर चढ़ गया, जिससे स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और चर्चाओं की लहर दौड़ गई। युनलैन संप्रदाय के भीतर एक मचान पर युन ने अपनी खूबसूरत आंखों में उलझन के संकेत के साथ शून्य में सफेद आकृति को देखा। बुजुर्ग गुहे 1 महीने के बाद संप्रदाय में लौट आए। इसके अलावा वह एक लड़की को वापस लाए। इस लड़की की पहचान क्या है? टैप टैप टैप।
तभी युन युन के पीछे से कदमों की एक हल्की आवाज आई। गुरु, क्या हो रहा है? मधुर और प्राचीन जैसी हंसी के बाद एक सुंदर चांद सफेद गाउन में एक आकृति पीछे से युन युन के पास आई। महिला ने चौड़ी आस्तीन और तंग कमर के साथ चांद सफेद लबादा पहना था, जो एक नाजुक चांदी की बेल्ट से पूरी तरह से उसकी पतली कमर को प्रदर्शित कर रहा था। नाजुक हाथों और कोमल चर्बी जैसी त्वचा के साथ उसके पास बेहतरीन चेहरे की विशेषताएं और एक आकर्षक मुस्कान थी जिसमें एक अलौकिक लालित्य की झलक थी। उसकी कोमल मुस्कान में एक अल्पपन का भी स्पर्श था। उसके कोमल कानों के लोबों को हरे रंग के जेड पेंडेंट की एक जोड़ी ने सजाया था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जिससे एक पहाड़ी धारा और एक चट्टान द्वारा बजाई गई मधुर धुन जैसी कोमल झनकार पैदा हो रही थी। एल्डर गुहे वापस आ गए हैं। आवाज़ सुनकर युन युन ने अपने पीछे खड़ी महिला की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यान रैन, सगाई को रद्द करने के लिए इस्तेमाल की गई गैदरिंग क्यूई गोली को एल्डर गुहे ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था। कल मैं तुम्हें एल्डर गुहे को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए ले जाऊंगा। महिला का अचानक प्रकट होना कोई और नहीं बल्कि युन युन की प्रत्यक्ष शिष्या नालन यान रैन थी। हाँ, मैं समझ गया गुरु। उसके शब्दों पर नालन यान रैन की सुंदर आंखें आकाश में सफ़ेद आकृति की ओर मुड़ गईं, उसकी निगाह में सम्मान का भाव था। संप्रदाय गुरु की प्रत्यक्ष शिष्या के रूप में नालन यान रैन ने गुहे के हाथों से कई साधना अमृत प्राप्त किए थे और स्वाभाविक रूप से उनका बहुत सम्मान करती थी। ओह! अचानक एक नर्म विस्मयादिबोधक ध्वनि सुनाई दी। नालन यान रैन ने आश्चर्य से गुहे की बाहों में लड़की को देखा। एल्डर गुहे किसी को क्यों ले जा रहे हैं? शायद वह एल्डर गुहे द्वारा हाल ही में स्वीकार की गई एक नई शिष्या है। युन युन ने मन ही मन अनुमान लगाया। अगर ऐसा होता तो उन्हें इस यात्रा के लिए एक उचित स्वागत उपहार तैयार करने की आवश्यकता हो सकती थी। यान रैन, साधना में आपकी हाल की प्रगति कैसी रही है? एक बार जब गुहे की आकृति आकाश में गायब हो गई तो युन युन ने अपना स्थान बदल लिया। अपनी बगल में बैठी लड़की की ओर देखते हुए उसके सवाल पर नलान यान रैन के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मीठी आवाज में जवाब दिया, गुरु, मैं 4 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच गई हूँ। 4 सितारा डू प्रैक्टिशनर बुरा नहीं है। युन युन की आंखों में संतुष्टि दिखाई दी, लेकिन उसने फिर भी मार्गदर्शन दिया। चूंकि आपने युनलैंड संप्रदाय के जूनियर संप्रदाय गुरु के रूप में जियोयान के साथ 3 साल का समझौता किया है, इसलिए अब से 3 साल बाद होने वाली लड़ाई में आपको सिर्फ जीतना है और हारना नहीं है। जैसे ही उसने बात की, युन युन का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। ये सुनकर नलान यान रैन के तेजस्वी चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक उठा। गुरु, आप निश्चिंत रह सकते हैं। 3 साल बाद होने वाली लड़ाई में मैं, आपका शिष्य, निश्चित रूप से युनलैंड संप्रदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करूंगा। लड़की की आवाज़ दृढ़ थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि वह उस युवक की असाधारण प्रतिभा के बारे में सोच रही थी जिससे उसकी सगाई नहीं हुई थी। ज़ियाओ यान, 3 साल बाद मैं तुम्हें स्वेच्छा से हार स्वीकार करने पर मजबूर कर दूंगा। यान रैन, निश्चिंत रहो। बस अपनी साधना पर ध्यान दो और तुम्हें संसाधनों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दूंगी। युन युन ने अपने आत्मविश्वास से भरे शिष्य की ओर देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। हाँ, नालन यान रैन ने सिर हिलाया। युनलैंड संप्रदाय के कनिष्ठ संप्रदाय गुरु के रूप में उसके पास साधना संसाधनों की कभी कमी नहीं रही। यही वह जगह है जहां मैं रहती हूँ। युनलैंड पर्वत के भीतर गुहे ने ज़ियाओ यान को उठाया और अपने स्वयं के आंगन में रुक गया। गुरु, क्या मैं अब से यहाँ रहूंगी? ज़ियाओ यान ने अपने सामने परिष्कृत और शांत आंगन को देखा। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। यह आप पर निर्भर है। गुहे ने सहजता से उत्तर दिया, यदि आप चाहें तो कोई अन्य निवास चुन सकते हैं, या आप इस आंगन में कोई कमरा चुन सकते हैं। ये काफ़ी विशाल है। तो शिष्य निश्चित रूप से आपके साथ रहेगा गुरु, ज़ियाओ यी जियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। युनलैंड संप्रदाय में वह केवल अपने गुरु को जानती थी, इसलिए कहीं और रहना उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसके अलावा अपने गुरु के साथ रहने से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सुविधा होगी। हे, जैसा आप चाहें, जब तक तुम खुश हो। गुहे ने प्यार से जियोयान के बालों को सहलाया। शिक्षक, शिक्षक। तभी आंगन के बाहर से कुछ पुकारें सुनाई दीं। अगले ही पल एक उत्साहित युवक आंगन में घुस आया। शिक्षक, आप वापस आ गए। अध्याय 25, टैटू आश्चर्य। शिक्षक, आप वापस आ गए। एक युवक उत्साह से भरे स्वर में गुहे के आंगन में भागा। आवाज सुनकर गुहे को पता चल गया कि वह कौन है। ज़ियाओ यी जियान के अलावा केवल उसके वरिष्ठ शिष्य लियू लिंग ने उसे शिक्षक कहा। हमेशा की तरह बेचैन, तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ है? गुहे ने बिना पलटे ही लियू लिंग को डांटा। आमतौर पर वह एक सौम्य मार्गदर्शक का चित्रण करता था, लेकिन आज ज़ियाओ यी जियान के साथ लौटते हुए वह अनुशासन की भावना बनाए रखना चाहता था। लियू लिंग, जो उत्साह के साथ आंगन में आया था, डांट सुनकर रुक गया, फिर शर्मिंदगी से हंसा। शिक्षक, मैंने आपको इतने लंबे समय से नहीं देखा, मैं बहक गया।
गूहे की कठोर अभिव्यक्ति बनी रही जब वह पलटा। उसने लियू लिंग के चेहरे के आधे हिस्से को ढंग के काले मुखौटे को देखा और उसने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुमने ये क्या पहना है? लियू लिंग ने अपने चेहरे के आधे हिस्से को काले मुखौटे से ढक रखा था। क्या हो रहा है? जियाओ यी जियान ने भी लियू लिंग पर ध्यान केंद्रित किया, उत्सुकता से उसका आकार लिया। यह उसके शिक्षक का वरिष्ठ शिष्य था, उसका वरिष्ठ मार्शल भाई। हालांकि वह थोड़ा सरल स्वभाव का लग रहा था। लियू लिंग की उत्तेजित अवस्था और मुखौटे को देखकर जियाओ यी जियान खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाए। शिक्षक, मैं। गूहे की असंतुष्टि सुनकर लियू लिंग ने सहज रूप से अपने चेहरे पर लगे मुखौटे को छुआ, फिर आह भरी, शिक्षक, मुझे मुखौटा उतारने दो। कृपया मुझे तंग मत करो। गूहे हैरान रह गया और थोड़ा हैरान, आपको तंग करूं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या आपको कोई दाना हो गया है? यह आपके द्वारा मुझे दिए गए पर्पल ईगल फ्लेम की वजह से है। लियू लिंग ने अपना सिर हिलाया और फिर गूहे की निगाहों के नीचे अपने चेहरे से मुखौटा हटा दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ, लियू लिंग के दाहिने गाल पर एक बैंगनी ईगल पैटर्न था। आप। पैटर्न को देखकर गूहे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपनी हंसी दबाई और पूछा, एक बैंगनी ईगल फ्लेम पैटर्न, यह आपके चेहरे पर कैसे आ गया? यह क्या है? एक टैटू? उनके बगल में जियो यी जियान भी हैरान था, लेकिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये वरिष्ठ शिष्य काफी दिलचस्प है न? मुझे यकीन नहीं है कि क्या हुआ। जब मैंने पर्पल ईगल फ्लेम को परिष्कृत किया तो मुझे यह मेरे चेहरे पर मिला। गूहे को अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते देख लियू लिंग का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत मुखौटा वापस लगा लिया। लियू लिंग की प्रतिक्रिया पर गूहे चुपचाप हंसा। लियू लिंग के शरीर पर पर्पल ईगल फ्लेम पैटर्न होने से उसे आश्चर्य नहीं हुआ। पर्पल ईगल फ्लेम एक अनोखी किस्म की बीस्ट फ्लेम थी और जो लोग इसे परिष्कृत करते थे उनके शरीर पर पर्पल ईगल पैटर्न अंकित होता था। जब गूहे ने पर्पल ईगल फ्लेम को परिष्कृत किया तो उसके सीने पर पर्पल ईगल पैटर्न था। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि पैटर्न लियू लिंग के चेहरे पर आ गया। आमतौर पर क्या ये सीने पर नहीं दिखाई देता? शिक्षक, आपने मुझे तंग न करने का वादा किया था। उद्धरण चिन्ह। गूहे की खुशी देखकर लियू लिंग ने धीमी आवाज में विरोध किया। अहम। ये सुनकर गूहे ने जल्दी से अपनी हंसी दबा ली और आश्वस्त किया, ये ठीक है, चिंता मत करो। ये सिर्फ एक पैटर्न है और यह काफी अच्छा लग रहा है। वह झूठ नहीं बोल रहा था, पर्पल ईगल पैटर्न बदसूरत नहीं था, ये वास्तव में काफी अच्छा लग रहा था। अगर यह सीने या कंधे पर दिखाई देता तो ये बहुत रहस्यमय होता। लेकिन समस्या ये थी कि लियू लिंग के चेहरे पर पैटर्न था। इससे भी अधिक हास्यास्पद, चील की चोंच उसकी नाक की नोक तक फैली हुई थी। ये रहस्य के बारे में नहीं था, ये डरावना होने की सीमा पर था। चेहरे पर एक बड़ा पक्षी टैटू, ये काफी उत्तेजक होना चाहिए। सच में? गूहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग ने पलकें झपकाईं, कुछ गंभीरता से उसने पूछा, सच में? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अपनी हंसी को दबाते हुए गूहे ने सिर हिलाया और जिज्ञासु जियाओ यी जियान की ओर इशारा किया। लियू लिंग जल्दी से जियाओ यी जियान की ओर मुड़ा, उसकी निगाह में प्रत्याशा थी। जियाओ यी जियान एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने अपनी आंखें झपकाईं और लियू लिंग की उम्मीद भरी अभिव्यक्ति को देखा। फिर उसने हंसने की इच्छा के बावजूद अनिच्छा से सिर हिलाया। क्या ये वास्तव में अच्छा है? उन दोनों को सिर हिलाते हुए देखने के बाद लियू लिंग अपने चेहरे पर मास्क को छूने से खुद को रोक नहीं सका, आश्चर्य में। हालांकि जैसे ही उसने जियाओ यी जियान को देखा उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह अन्यथा स्वीकार करने में अनिच्छुक क्यों थी। उलझन में वह गूहे की ओर मुड़ा और पूछा, शिक्षक, ये कौन है? ओह, मैं आपका परिचय देना भूल गया। गूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जियाओ यी जियान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी नई शिष्या है। अब से वह आपकी जूनियर मार्शल बहन होगी। फिर वह जियाओ यी जियान की ओर मुड़ा और कहा, प्रशिक्षु, यह आपका वरिष्ठ मार्शल भाई लियू लिंग है। ये सुनकर जियाओ यी जियान ने भी अपनी मुस्कान को दबा दिया और गंभीरता के साथ उसने लियू लिंग को बधाई दी। नमस्कार वरिष्ठ मार्शल भाई। एक नया शिष्य, मेरी जूनियर मार्शल बहन। ये सुनकर लियू लिंग थोड़ा हैरान हो गया। शिक्षक थोड़ी देर के लिए बाहर गए और एक जूनियर मार्शल बहन को वापस लाए। तुम वहां क्यों खड़े हो, चकित? तुम्हारी जूनियर मार्शल बहन तुम्हें नमस्कार कर रही है, गूहे ने डांटा जब उसने देखा कि लियू लिंग अभी भी खड़ा है, उसका मुंह हिल रहा है। यह आदमी आज इतनी मूर्खतापूर्ण हरकतें क्यों कर रहा है? गूहे की फटकार सुनकर लियू लिंग वास्तविकता में वापस आ गया और माफी मांगते हुए जियो यी जियान को देखा, अजीब तरह से कहा, नमस्ते जूनियर मार्शल बहन। फिर उसने एक पल के लिए सोचा, अपनी स्टोरेज रिंग से एक नाइट ल्यूमिनस पल निकाला और इसे जियो यी जियान को सौंपते हुए कहा, जूनियर मार्शल बहन, जैसा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, मैं आपको ये नाइट ल्यूमिनस पल भेंट करता हूँ। ये सद्भावना का एक छोटा सा प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत खराब नहीं लगेगा।
लियू लिंग के हाथ में नाइट ल्यूमिनस पल देखकर जियो यी जियान की आंखें चमक उठीं। कितना सुंदर मोती! वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक बूहे की आवाज़ ने बीच में टोका, बस एक छोटा सा मोती, क्या ये तुम्हारा बधाई उपहार है? क्या तुम एक वरिष्ठ मार्शल भाई के रूप में इस तरह से काम करते हो? इतने कंजूस! बूहे के स्वर में असंतोष और तिरस्कार था, मानो लियू लिंग के हाथ में नाइट ल्यूमिनस पल कुछ और नहीं बल्कि एक कबाड़ का टुकड़ा था। ये सुनकर जियाओ यी जियान ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। ये देखकर लियू लिंग के होंठ थोड़े से फड़क उठे और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी फैल गई। उसने अपने हाथ में नाइट ल्यूमिनस पल को देखा और अपने जीवन के विकल्पों पर संदेह करना शुरू कर दिया। एकमात्र कबाड़ का टुकड़ा! क्या ये नाइट ल्यूमिनस पल वास्तव में उतना ही भयानक था जितना उसके शिक्षक ने दावा किया था? उसने जानबूझकर इसे जूनियर मार्शल सिस्टर नालिन को देने के लिए खरीदा था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद लियू लिंग ने अजीब तरह से नाइट ल्यूमिनस पल को दूर रख दिया। जूनियर मार्शल बहन, मुझे सच में खेद है। सीनियर मार्शल भाई ने पहले से ठीक से तैयारी नहीं की। क्या मैं कल आपको एक उचित उपहार देकर इसकी भरपाई कर सकता हूँ? लियू लिंग ने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराने में कामयाब रहा। कल को छोड़ दें। आपकी जूनियर मार्शल बहन को एक आसान कड़ाही की ज़रूरत है। आप उसे अपनी कड़ाही क्यों नहीं दे देते? बूहे की आवाज़ फिर से गूंज उठी। अध्याय 26, शिष्य को प्रेरित करना। औषधि की कड़ाही। बूहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग एक पल के लिए झिझका, उसके चेहरे पर अनिश्चितता के भाव दिखाई दिए। उसके हाथ में जो कड़ाही थी वह बूहे के स्कारलेट सर्प की कड़ाही जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन ये साधारण कड़ाही से कहीं बेहतर थी। उसने इसे अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग करके हासिल किया था, जो कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। जब वह इसे नई जूनियर मार्शल बहन को देने के बारे में सोच रहा था तो उसके लिए इसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल था। लियू लिंग शाही राजधानी में लियू कबीले से था। हालांकि कबीले की ताकत शीर्ष 3 प्रमुख परिवारों के बराबर नहीं थी, फिर भी इसमें बूहे के शिष्य बनने के बाद इस नए दर्जे ने लियू कबीले को कुछ प्रतिष्ठा दिलाई, जिससे उन्हें शीर्ष 3 परिवारों में भी थोड़ा सम्मान मिला, जिससे उनका प्रभाव और बढ़ गया। यह क्या है? तुम एक साधारण कड़ाही से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकते? बूहे की आवाज़ में असंतोष की झलक थी। ऐसा नहीं है। ये देखकर कि उसके शिक्षक थोड़ा परेशान हो रहे थे, लियू लिंग ने जल्दी से समझाया, गुरु, ये कड़ाही मेरे लिए वाकई उपयोगी है। क्या होगा? मैं कुछ दिनों में कबीले में वापस आऊं और अपनी छोटी मार्शल बहन के लिए एक चुनूं। उपयोगी है न? तो तुम इसे खुद इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर बूहे ने इस मामले पर आगे नहीं बढ़ाया और बेपरवाही से कहा, मैं तुम्हें अगले महीने स्कारलेट सरपेंट कड़ाही देने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास पहले से ही एक कड़ाही है जिससे तुम सहज हो, चलो इसे भूल जाते हैं। स्कारलेट सरपेंट कड़ाही, इसे मुझे दे दो। बूहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग के हाव भाव बदल गए। लियू लिंग ने बूहे की स्कारलेट सरपेंट कड़ाही देखी थी। यह एक 4 टोंटी वाली कड़ाही थी जिसे वह पाने के लिए तरस रहा था। हालांकि जब लियू लिंग ने अतीत में इसे उधार लेना चाहा था तब भी बूहे ने मना कर दिया था, लेकिन अब बूहे कह रहा था कि वह स्कारलेट सरपेंट कैल्ड्रॉन लियू लिंग को देना चाहता था। लियू लिंग को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। क्या स्कारलेट सरपेंट कैल्ड्रॉन उसके शिक्षक की सबसे बेशकीमती संपत्ति नहीं थी? वह उसे कैसे दे सकता था? शिक्षक मजाक कर रहा होगा। हालांकि फिर भी लियू लिंग ने अभी भी बूहे को उम्मीद के साथ देखा और धीरे से पूछा, शिक्षक, क्या आप गंभीर हैं? ये सुनकर बूहे ने मन ही मन हंसी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अप्रसन्न भाव बना रहा। क्या आपको लगता है कि मैं भी आपके जितना ही तुच्छ हूं? एक मामूली कैल्ड्रॉन पर हाथ धोना। इसके अलावा आपके शिक्षक ने आपसे कब झूठ बोला है? यदि आप वास्तव में अपने कबाड़ कैल्ड्रॉन से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मैं अपनी स्कारलेट सरपेंट कैल्ड्रॉन आपकी जूनियर मार्शल बहन के लिए छोड़ दूंगा। किसने कहा कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता? बूहे की पुष्टि के साथ लियू लिंग का रवैया पूरी तरह से बदल गया और वह अजीब तरह से हंसा। शिक्षक, आपकी स्कारलेट सरपेंट कैल्ड्रॉन एक फोर्स पाउट्स कैल्ड्रॉन है और मेरी जूनियर मार्शल बहन की वर्तमान ताकत के साथ वह अभी इसका उपयोग नहीं कर सकती है। मैं इसे उसके लिए स्वीकार करूंगा। बोलने के बाद लियू लिंग ने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक हरे रंग की कैल्ड्रॉन निकाली और जियाओ यी जियान को देखकर मुस्कुराया, जूनियर मार्शल बहन, इस कैल्ड्रॉन को ग्रीनवुड कैल्ड्रॉन कहा जाता है। ये निश्चित रूप से एक खजाना है। मैं इसे आपको एक ग्रीटिंग उपहार के रूप में पेश करूंगा। इसका अच्छे से ख्याल रखना। जियाओ यी जियान ने लियू लिंग के तेजी से बदलते हाव भावों को देखा, कुछ पल के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। उसने असमंजस में अपनी आंखें झपकाईं और बूहे की ओर देखा। चूंकि तुम्हारा वरिष्ठ मार्शल भाई इसे तुम्हें दे रहा है, इसलिए आगे बढ़ो और इसे स्वीकार करो। बूहे ने मुस्कुराते हुए जियाओ यी जियान की ओर सिर हिलाया। ठीक है। जियाओ यी जियान ने आखिरकार सिर हिलाया, अपने सामने ग्रीनवुड कैल्ड्रॉन को खुशी से देखते हुए।
छठी कक्षा के कीमियागर के रूप में गुहे की विरासत को स्वीकार करने के बाद से जियाओ यीजियान व्यक्तिगत रूप से गोलियों को परिष्कृत करना चाहती थी। हालांकि वह एक कड़ाही की कमी के कारण ऐसा करने में असमर्थ थी। अब हाथ में ग्रीनवुड कॉल्ड्रॉन के साथ उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। उसने खुशी से कड़ाही को छुआ और फिर उसे अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया। इन सब के बाद जियाओ यीजियान को एहसास हुआ कि वह कुछ भूल गई थी। वह लियू लिंग की ओर मुड़ी और धीरे से कहा, धन्यवाद वरिष्ठ मार्शल भाई। इसका जिक्र मत करो जूनियर मार्शल बहन, ये तो बस एक कड़ाही है। लियू लिंग ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। उसका रवैया अब पहले से उलट था। अगर भविष्य में तुम्हें कुछ समझ में न आए तो बेझिझक मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करके बहुत खुश होऊंगा। जियो यीजियान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, धन्यवाद वरिष्ठ मार्शल भाई। किनारे पर गुहे ने सुना और कुछ हद तक अवाक महसूस किया। जियो यीजियान ने पहले ही अपनी छठी कक्षा की कीमियागर विरासत को स्वीकार कर लिया था। कीमिया के ज्ञान के मामले में वह लियू लिंग से आगे निकलने में सक्षम थी, और फिर भी लियू लिंग अभी भी उसका मार्गदर्शन करने की पेशकश कर रही थी। शिक्षक, आप देखिए, मैंने अपनी कड़ाही पहले ही जूनियर मार्शल बहन को दे दी है। तो लगभग ग्रीनवुड कॉल्ड्रॉन देने के बाद लियू लिंग ने गुहे के वादे के बारे में सोचा और प्रत्याशा के साथ उसकी ओर देखा। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं इसे अगले महीने तुम्हें दे दूंगा? गुहे ने एक भान उठाए। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम्हें अपने शिक्षक के शब्दों पर भरोसा नहीं है? गुहे ने लियू लिंग को खजाना दिए हुए 1 महीने से भी कम समय बीता था। अब स्कारलेट सरपेंट कॉल्ड्रॉन भेजने से सिस्टम की वापसी तंत्र सक्रिय नहीं होगा। हालांकि 1 महीना बहुत दूर नहीं था, बस कुछ दिन बाकी थे। मैं हिम्मत नहीं कर सकता गुरु। लियू लिंग ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, यह महसूस करते हुए कि उसने बहुत जल्दी पूछकर हद पार कर दी थी। उसे अभी भी गुहे के शब्दों पर बहुत भरोसा था। आखिरकार गुहे ने पहले भी उसे अपनी सबसे प्रिय बैंगनी ईगल लॉ और 7वीं कक्षा की आत्मा साधना तकनीक सिखाई थी। क्या वह वास्तव में एकमात्र स्कारलेट सर्प कड़ाही के बारे में चिंतित होगा? गुरु, आप थोड़े समय के लिए ही गए हैं, मैं इतने कम समय में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता हूँ? गुहे की असंतुष्टि सुनकर लियू लिंग ने थोड़े दुखी स्वर में जवाब दिया, यह क्या है? क्या तुम अब मेरी अवहेलना कर रहे हो? गुहे ने लियू लिंग को एक सख्त नज़र से देखा और फिर आगे कहा, ये सौदा है। अगर तुम 10 दिनों के भीतर 6 सितारा डू प्रैक्टिशनर बन सकते हो तो मैं न केवल तुम्हें स्कारलेट सरपेंट कॉल्ड्रॉन दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें पिछली बार की तरह तकनीकों के एक और प्रसारण का अवसर भी दूंगा। कैसा रहेगा? हालांकि गुहे अपने शिष्यों के लिए हर महीने तकनीकों का प्रसारण करता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वे उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होंगे। इसलिए उसने उन्हें प्रेरित करने के लिए ऐसी विधियों का सहारा लिया। इस विचार को ध्यान में रखते हुए गुहे आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वह अपने शिष्यों को प्रेरित करने के लिए तकनीकों के प्रसारण का उपयोग करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति था। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उच्च स्तर की साधना उपयोगी थी। ये सुनकर गुहे की ओर देखते ही लियू लिंग की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। गुरु, क्या आप गंभीर हैं? गुहे मुस्कुराया और सिर हिलाया। जब तक तुम वह पूरा करते हो जो मैंने कहा है, तब तक ये सच है। बहुत बढ़िया, मैं 10 दिनों के भीतर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करूंगा। लियू लिंग की अभिव्यक्ति तुरंत अत्यधिक प्रेरित हो गई जब उसने तकनीकों के पिछले संचरण के दौरान सफलता प्राप्त करने की रोमांचक अनुभूति के बारे में सोचा। किनारे पर जियो यीजियान ने उनकी बातचीत सुनी और तकनीकों के पिछले संचरण के दौरान अपनी सफलता की यादें उसके दिमाग में भर गईं। साधना में उड़ान भरने की भावना वास्तव में अद्भुत थी। जूनियर शिष्य, यही बात आप पर भी लागू होती है। जब तक आप उस समय के भीतर 2 सितारा डू प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, मैं आपको तकनीकों के एक और संचरण के साथ पुरस्कृत भी करूंगा। गुहे ने जियो यीजियान से वादा किया क्योंकि उसने उसकी आंखों में ईर्ष्या देखी। गुरु, आप वास्तव में अद्भुत हैं। जियो यीजियान की आंखें चमक उठीं और उसने और भी कठिन अभ्यास करने का संकल्प लिया। गुहे के वादों ने तुरंत उनके 2 शिष्यों में उनकी भविष्य की साधना के लिए प्रेरणा की लहर जगा दी। आखिरकार तकनीकों के एक और संचरण का प्रलोभन बस विरोध करने के लिए बहुत बड़ा था। अध्याय 27, सम्राट की सर्वोच्च गोली। ठीक है, अब और चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। गुहे ने युनशान के चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव देखा, अपना हाथ हिलाया और सख्ती से कहा, याद रखो, साधना करते समय अपनी कीमिया साधना में भी ढिलाई मत बरतो। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। लियू लिंग ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया और उत्साह के साथ प्रांगण से बाहर निकल गया। उसने पहले ही बंद कमरे में साधना करने और वापस लौटने पर 6 सितारा डू साधक तक पहुंचने का मन बना लिया था। उसने तब तक बाहर न आने की कसम खाई जब तक कि उसे सफलता नहीं मिल जाती। तुम जिद्दी बदमाश हो, तुम वाकई हर अवसर का फायदा उठाते हो।
गूहे ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, फिर अपने बगल में जूनियर शिष्य जियाओ यीजियान को देखा और धीरे से कहा, अच्छी लड़की, चूंकि तुम्हें ये प्रांगण पसंद है, इसलिए आगे बढ़ो और अपने लिए एक कमरा चुनो। इस जगह पर बहुत सारे खाली कमरे हैं। ठीक है, जियो यीजियान ने जवाब में सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें आंगन को स्कैन कर रही थीं और उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान दिखाई दी। तुम जाओ, अपने समय का सदुपयोग खेती करने में करो और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल मत करो, गूहे ने हल्के से कहा और फिर अपने कमरे की ओर चल दिया। सिस्टम विशेषता पैनल की जांच करें। जैसे ही गूहे ने यह सोचा, उसकी आंखों के सामने अचानक एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। होस्ट गूहे, आयु 30, कीमियागर रैंक 7वीं कक्षा की कीमियागर, खेती 1 स्टार डू सम्राट, तकनीक बैंगनी सूर्य सूत्र, मध्यवर्ती पृथ्वी स्तर, आत्मा खेती तकनीक, डार्क सोल तकनीक 7वीं कक्षा, आत्मा खेती तकनीक, आत्मा भक्षण तकनीक सम्राट स्तर, कौशल फ्लेम पाम तकनीक उच्च स्तरीय गहन स्तर, फायर ईगल क्लॉ तकनीक उच्च स्तरीय गहन स्तर, जहर शास्त्र, दिव्य कला ज्ञानोदय 0 प्रक्षेपण, काया 7 एपर्चर उत्तम गोली दिल, अन्य डूसेंट अनुभव कार्ड, 9 यिन लॉ, क्रिम्सन स्नैक कॉल्ड्रॉन। अपने सामने विशेषता पैनल को देखते हुए गूहे गहरी सोच में पड़ गए। वह इस दुनिया में सिर्फ 1 महीने से भी कम समय के लिए आया था, फिर भी वह एक 3 सितारा डू राजा से 1 सितारा डू सम्राट में बदल गया था। उसकी ताकत में ज़बरदस्त बदलाव आया था। इसके अलावा उसकी कीमियागर रैंक 6ठी कक्षा के कीमियागर से 7वीं कक्षा के कीमियागर तक बढ़ गई थी। ये कहा जा सकता है कि गूहे ने अपना पहला लक्ष्य हासिल कर लिया था, एक ऐसी ताकत हासिल करना जो खुद की रक्षा कर सके। एक 7वीं कक्षा का कीमियागर एक डू सम्राट की ताकत के साथ उसे जियामा साम्राज्य में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार 7वीं कक्षा के कीमियागर के रूप में उसकी स्थिति के साथ जियामा साम्राज्य में कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। गूहे कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से यथास्थिति के लिए समझौता कर लेता। इसके अलावा जियामा साम्राज्य के भीतर एक शक्ति थी जिसने गूहे को सावधान कर दिया था। सोल हॉल। मूल कार्य को पढ़ने के बाद गूहे ने स्वाभाविक रूप से समझा कि सोल हॉल के सदस्यों ने संभवतः जियामा साम्राज्य में घुसपैठ कर ली थी। ये स्पष्ट नहीं है कि युनशान ने सोल हॉल के सदस्यों के साथ पहले से ही गठबंधन बना लिया है या नहीं। मूल कहानी में युनशान का जीवन अपने अंत के करीब था और उसने अनिच्छा से सोल हॉल के साथ गठबंधन किया। अंततः सोल हॉल की मदद से वह सफलतापूर्वक डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इसके अलावा बाद में सोल हॉल की सहायता से युनलैंड संप्रदाय के कई बुजुर्ग भी सफलतापूर्वक डू सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़े। सतह पर सोल हॉल की सहायता से युनलैंड संप्रदाय की समग्र शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। हालांकि उनके लिए अनजाने में ये सब सोल हॉल की योजना का हिस्सा था। सोल हॉल का लक्ष्य केवल अपने स्वयं के आत्मा शरीर को मजबूत करना था। अंत में युनलैंड संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और यहाँ तक कि गूहे के आत्मा शरीर को भी सोल हॉल के सदस्यों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भस्म कर दिया। सोल हॉल के तरीकों के बारे में सोचते हुए गूहे के चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। सोल हॉल के सदस्य शक्तिशाली आत्मा शरीरों को पकड़ने के लिए समर्पित थे। आत्मा शक्ति के मामले में कोई भी एल्केमिस्ट से मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर 7वीं कक्षा के एल्केमिस्ट के लिए उनकी सफलता की खबर फैलती तो वह संभवतः सोल हॉल का तत्काल लक्ष्य बन जाते। उनकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए सोल हॉल के सदस्यों के साथ टकराव से कोई लाभ नहीं होगा। इस पर विचार करते हुए गूहे को अचानक लगा कि उनकी वर्तमान स्थिति अत्यधिक खतरनाक है। शक्ति, उन्हें अपनी शक्ति को बढ़ाने में तेजी लाने की जरूरत थी। विधि चाहे जो भी हो, जब तक इससे उनकी शक्ति बढ़ती रहे। इन विचारों के साथ गूहे ने अपने गुण पैनल की जांच की, इस बात पर विचार करते हुए कि अपनी शक्ति को और कैसे बढ़ाया जाए। सबसे अच्छी विधि स्वाभाविक रूप से शिष्यों की भर्ती करना और विलक्षण प्रतिभाओं की तलाश करना शामिल थी। हालांकि सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली विलक्षण प्रतिभाओं को खोजना आसान नहीं था। उनके वर्तमान 2 शिष्य अभी सिस्टम की वापसी तंत्र को ट्रिगर करने में असमर्थ थे। इसलिए उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों की खोज करनी पड़ी। गूहे ने किंग लिन को भर्ती करने के लिए टैगरे रेगिस्तान की यात्रा करने पर विचार किया था, जिसके पास ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स थे। फिर भी समस्या यात्रा की दूरी में थी। इसके अलावा टैगरे रेगिस्तान में जल्दबाजी में जाने से मेडुसा का सामना हो सकता था। मूल कार्य में यह इस अवधि के दौरान था कि मेडुसा ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम लिया था। इस समय स्टोन डेजर्ट सिटी में जाने से रानी मेडुसा से सीधी मुठभेड़ हो सकती है। रानी मेडुसा 9 सितारा डू सम्राट अस्तित्व में थी। गूहे की ताकत को देखते हुए सीधे टकराव का परिणाम है बोडोन के भाग्य के समान हो सकता है। इस प्रकार जब तक उसके पास पूर्ण आत्म संरक्षण शक्ति नहीं थी, तब तक गूहे टैगरे रेगिस्तान की यात्रा लापरवाही से नहीं करेगा।
लंबे समय तक विचार करने के बाद गूहे ने आखिरकार अपनी ताकत बढ़ाने का एक तरीका सोचा। वह तरीका कीमिया था। गूहे को 9वीं कक्षा के कीमियागर का ज्ञान विरासत में मिला था और उसके दिमाग में अनगिनत सूत्र संग्रहित थे। उनमें से कई अमृत थे जो डू सम्राट क्षेत्र के लिए उपयुक्त थे। जल्द ही गूहे ने एक विशिष्ट अमृत का चयन किया। ये सम्राट सर्वोच्च अमृत था। सम्राट सर्वोच्च अमृत एक छठी श्रेणी का अमृत था। जब एक डू सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा सेवन किया जाता है तो यह असाधारण प्रभावों के साथ सीधे उनके क्षेत्र को 1 से 2 स्तरों तक बढ़ा सकता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक सम्राट सर्वोच्च अमृत का सेवन कर सकता है। अमृत के प्रभावों के बारे में सोचते हुए गूहे की आंखों में एक दृढ़ निश्चयी चमक चमक उठी। ये वही है। हालांकि कुछ ही समय बाद गूहे हैरान हो गया। सम्राट सर्वोच्च अमृत को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री भी बेहद कीमती थी। कम समय में उन सभी को इकट्ठा करना मुश्किल हो सकता है। अधिक शिष्यों की भर्ती की तुलना में सामग्री की खोज करना समय की बर्बादी होगी। ऐसा लगता है कि मुझे कल यूनलैंड संप्रदाय का दौरा करना होगा, गूहे ने एक पल के चिंतन के बाद फैसला किया। जल्द ही रात हो गई। आसमान की ओर देखते हुए गूहे ने अब इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। वह मुड़ा, बिस्तर पर बैठ गया और साधना करने लगा। गूहे से कुछ ही दूर एक परिष्कृत कमरे में जियाओ यीजियान बिस्तर पर झुकी हुई थी, ध्यान से अपने हाथों में एक स्क्रॉल का अध्ययन कर रही थी। ये गुफा में खजाने के भंडार से प्राप्त असंख्य जहर स्क्रॉल था। स्क्रॉल का अध्ययन करते हुए जियाओ यीजियान के नाजुक चेहरे पर जिज्ञासा भर गई। हालांकि उसका बचपन का सपना एक कीमियागर बनना था, लेकिन किसी कारण से वह जहर कलाओं में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी और असाधारण प्रतिभा दिखाती थी। किंगशान टाउन में वर्षों से ऐसे भाड़े के सैनिक थे जो जियाओ यीजियान पर नज़र रखते थे, उसे अपना बनाने की उम्मीद करते थे। लेकिन खुद को सिखाए गए जहर को गढ़कर जियाओ यीजियान हमेशा उनकी प्रगति का मुकाबला करने में कामयाब रही और खतरे को सौभाग्य में बदल दिया। बिस्तर पर जियाओ यीजियान ने ध्यान से स्क्रॉल को पलटा, गहराई से तल्लीन। दुखद जहर शरीर, ये किस तरह का संविधान है? स्क्रॉल के अंतिम भाग में एक विवरण ने जियाओ यीजियान का ध्यान आकर्षित किया। शोकपूर्ण विष शरीर के निचले पेट पर एक धुंधली 7 रंग की छिपी हुई रेखा होती है। ये रेखा शरीर के अंदर जहर की सांद्रता के साथ साथ बढ़ती है। एक बार जब 7 रंग की रेखा हृदय की स्थिति तक फैल जाती है तो ये शोकपूर्ण विष शरीर का चरम क्षण होता है। साथ ही मालिक को असंख्य जहरों के क्षरण से असहनीय दर्द का अनुभव होगा। इस बिंदु पर पहुंचने पर जियाओ यीजियान का रंग बदल गया। उसने सहज रूप से अपने निचले पेट को छुआ और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। अध्याय 28 जहर की गोली संघनित करने की तकनीक। अगली सुबह, गुरुजी, नाश्ते का समय हो गया है। एक मधुर आवाज़ सुनाई दी और गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, अपनी साधना को विराम दिया। ये लड़की इतनी जल्दी उठ गई और नाश्ता भी तैयार कर दिया। इसे शिष्य के रूप में लेना सार्थक था। गूहे के मुंह के कोने पर मुस्कान दिखाई दी जब वह बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोला। चरमराहट। दरवाज़ा खुला जिसमें एक छोटा सिर दिखाई दिया जिसके हाथ में खाने का कंटेनर था। गुरुजी, मैंने दलिया बनाया है, एक कटोरा लें। जियाओ यीजियान मीठी मुस्कान के साथ अंदर आए। अच्छा शिष्य, क्या वह कल रात ठीक से सोई नहीं? उसके चेहरे पर काले घेरे क्यों हैं? गूहे ने जियाओ यीजियान के चेहरे पर नज़र डाली और हल्की हंसी के साथ पूछा। उसके शब्दों पर जियाओ यीजियान के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मुस्कान वापस पा ली और कहा, शिष्य बहुत उत्साहित थी और कुछ देर तक सो नहीं पाए। इसमें उत्साहित होने की क्या बात है? गूहे ने अपना सिर हिलाया। वे दोनों अपना दलिया खाने के लिए बैठ गए, लेकिन गूहे ने देखा कि जियाओ यीजियान विचलित लग रही थी, विचारों में खोई हुई थी। इस लड़की के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। अचानक गूहे को शोकपूर्ण विष शरीर शास्त्र का ख्याल आया। वह शायद जानती है कि उसके पास शोकपूर्ण विष शरीर है और वह इसके बारे में चिंतित है। जियाओ यीजियान की आंखों में चिंता के संकेत देखकर गूहे समझ गया। हालांकि उसने तुरंत इस ओर ध्यान नहीं दिया और बिना किसी जल्दबाजी के अपना दलिया खाना जारी रखा। शिष्य, जल्दी से अपना दलिया खा लो, अगर यह ठंडा हो गया तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। गूहे ने जियाओ यीजियान से आग्रह किया। हाँ गुरु। जियाओ यीजियान अपने विचारों से बाहर निकली, मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी निराशा को छिपाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना दलिया खा लिया और जियाओ यीजियान कटोरे साफ करने के लिए उठ गई। रुको छोटी लड़की, उन्हें अभी एक तरफ रख दो, तुम्हारे शिक्षक को तुमसे कुछ चर्चा करनी है। गूहे ने अपना मुंह पोंछा और अचानक बोल पड़ा। गूहे की बातें सुनकर जियाओ यीजियान के हाव भाव थोड़े बदल गए, उसकी आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ टीचर। क्या तुम्हारे मन में कुछ है? क्या तुम इसे अपने टीचर से साझा करना चाहोगी? गूहे की आवाज़ कोमल थी। टीचर, मैं। ये सुनकर जियाओ यीजियान ने गूहे की ओर देखा, बोलने में संघर्ष कर रही थी।
ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही जानती हो। उसके हाव भाव देखकर गूहे को अपने अनुमान पर और अधिक यकीन हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ दुखद जहर शरीर है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर, तुम पहले से ही जानती हो। जैसे ही गूहे ने अपने दिल में छिपा रहस्य उजागर किया, ज़ियाओ यीजियान ने गूहे की ओर देखते हुए आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हाँ, गूहे ने धीरे से सिर हिलाया, उसका स्वर शांत था। चिंता मत करो, जो करना है करो, मैं आपके निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं विषैले जहर के शरीर को सक्रिय करूं तो क्या मैं अभी भी आपके साथ रह सकती हूं, गुरु? ज़ियाओ यीजियान ने अपनी चिंताएं धीरे से व्यक्त कीं। उसने पहले से ही 7 रंग के जहर के शास्त्र में विषैले जहर के शरीर का वर्णन पढ़ा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे सक्रिय करने के परिणामों को समझती थी। अगर उसने वास्तव में विषैले जहर के शरीर को सक्रिय किया तो वह एक बहिष्कृत व्यक्ति बन सकती है जिसे हर कोई त्याग देगा। उस समय क्या वह अपने गुरु के साथ यूनलैंड संप्रदाय में रह पाएगी? उसे इससे भी ज्यादा डर था कि उसका गुरु उसे संप्रदाय से निकाल सकता है। क्यों नहीं? गूहे ने हंसते हुए कहा, जब मैंने आपको अपना शिष्य स्वीकार किया तो मुझे आपके विषैले जहर के शरीर के बारे में पहले से ही पता था। अगर मैंने आपको अपना शिष्य बनाने की हिम्मत की तो मेरे पास स्वाभाविक रूप से एक समाधान है। गूहे ने आत्मविश्वास से कहा। सच में? ज़ियाओ यीजियान की आंखें उसके शब्दों पर तुरंत चमक उठीं, उसका चेहरा खुशी से भर गया। आश्चर्य! मैंने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? गूहे ने शांत भाव से भौहें उठाईं। नहीं, टीचर ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। अपने शोकपूर्ण विष शरीर के लिए समाधान को देखते हुए ज़ियाओ यीजियान की आंतरिक चिंता गायब हो गई और उसका जीवंत और हंसमुख व्यवहार वापस आ गया। हे, यहाँ आओ, तुम्हारा शिक्षक तुम्हें अभी समाधान सिखाएगा। गूहे ने मुस्कुराते हुए ज़ियाओ यीजियान को पास आने का इशारा किया। हाँ। ये सुनकर ज़ियाओ यीजियान प्रत्याशा से भरा हुआ पास आया और गूहे के सामने खड़ा हो गया। फिर गूहे ने ज़ियाओ यीजियान के माथे पर उंगली रखते हुए दिव्य प्रकाश तकनीक का उपयोग किया। एक पल में ज़ियाओ यीजियान को लगा कि उसके दिमाग में सूचनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा है। लापरवाही बरतने की हिम्मत न करते हुए ज़ियाओ यीजियान ने अपना पूरा ध्यान इस सूचना को प्राप्त करने पर केंद्रित कर दिया। एक पल के बाद गू ने अपनी उंगली वापस खींच ली और संचारण तकनीक को रोक दिया। उसने अभी अभी ज़ियाओ यीजियान को जो जानकारी भेजी थी वह असंख्य जहर शास्त्र में दर्ज एक गुप्त तकनीक थी। इसे जहर खाने और अमृत को संघनित करने की तकनीक कहा जाता था। ये तकनीक कुछ हद तक मूल कहानी में याओ लाओ द्वारा वर्णित जहर की गोली तकनीक के समान थी। हालांकि प्रभावशीलता के मामले में जहर खाने और अमृत को संघनित करने की तकनीक जहर की गोली तकनीक से कहीं आगे निकल गई। गूहे ने अनुमान लगाया कि असंख्य जहर शास्त्र संभवतः एक जहर गुरु द्वारा लिखा गया था जिसके पास शोकपूर्ण जहर शरीर था। क्योंकि जहर खाने और अमृत को संघनित करने की तकनीक विशेष रूप से शोकपूर्ण जहर शरीर के लिए तैयार की गई थी। ये तकनीक विषैले विष शरीर को सक्रिय करने से होने वाली सभी कमियों को पूरी तरह से हल कर सकती है। विष को भक्षण करने और अमृत को संघनित करने की इस तकनीक को विकसित करने के बाद व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने शरीर के भीतर मौजूद शक्तिशाली विषों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे संपर्क में आने पर भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचता। थोड़ी देर बाद ज़ियाओ यीजियान ने अपने दिमाग में जानकारी को अवशोषित कर लिया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। विष को भक्षण करने और अमृत को संघनित करने की तकनीक, ये सोचना कि इस दुनिया में इतनी गहरी गुप्त तकनीक मौजूद है, ऐसा लगता है जैसे इसे विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। अपने दिमाग में मौजूद सामग्री को याद करते हुए ज़ियाओ यीजियान की आंखें विस्मय से भर गईं। अपने दिमाग में मौजूद सामग्री को याद करते हुए ज़ियाओ यीजियान की आंखें विस्मय से भर गईं। विषैले संघनित करने वाली गोली की तकनीक के साथ उसे अब विषैले विष शरीर को सक्रिय करने की कमियों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा वह अन्य विष गुरुओं की तरह अजीबोगरीब निगाहों को झेले बिना एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकती थी। अब कोई चिंता नहीं है न? गूहे ने एक प्रसन्न स्वर में कहा, ज़ियाओ यीजियान के चेहरे पर चमकती मुस्कान को देखते हुए। हाँ शिक्षक, धन्यवाद, ज़ियाओ यीजियान ने ईमानदारी से गहराई से भावुक होकर कहा। इस क्षण में वह बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि भाग्य ने उसे उसके शिक्षक के पास पहुंचा दिया। अन्यथा अगर उसने भविष्य में विपत्ति विष शरीर को सक्रिय किया होता तो वह नहीं जानती कि दुनिया का सामना कैसे करना है। हाँ, भविष्य में साधना पर ध्यान केंद्रित करो। दुखद विष शरीर स्वर्ग से एक उपहार है। दबाव महसूस मत करो। तुम्हें पता है दूसरे लोग तुम्हारे पास ऐसे होने के कारण ईर्ष्या करते हैं। गूहे ने हल्के से मुस्कुराया और चिढ़ाया। गूहे के शब्द मजाक नहीं थे। शोकपूर्ण जहर शरीर संविधान वाले लोग लंबे समय तक क्यों साधना की आवश्यकता के बिना मजबूत बन सकते हैं, उन्हें केवल जहरीली गोलियां खाने की जरूरत थी। उनका शोकपूर्ण जहर शरीर एक रहस्यमय विधि के माध्यम से जहर की शक्ति को स्वचालित रूप से एक अद्वितीय विषाक्त क्यूई में बदल देगा।
विषाक्तता जितनी अधिक मजबूत होगी, उनकी ताकत के लिए लाभ उतना ही अधिक होगा। ऐसी संविधान से कौन ईर्ष्या नहीं करेगा जो उन्हें जहर की गोलियां खाने से ही मजबूत बनने की अनुमति देता है। उल्लेख नहीं करने के लिए वर्तमान जियाओ यीजियान ने पहले ही सीख लिया था कि शोकपूर्ण जहर शरीर की कमियों को कैसे दूर किया जाए। अब से वह मजबूत बनने के लिए स्वतंत्र रूप से जहर की गोलियां खा सकती है। इस बारे में सोचते हुए गूहे को ईर्ष्या का स्पर्श महसूस हुआ। हाँ, इस समय गूहे की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आत्मा शक्ति तुरंत पीछे हटने से पहले फैल गई। युन युन क्यों आया है? और नालन यानरान के साथ? ठीक है, यह एकदम सही है। मुझे भी उससे कुछ बात करनी है। अध्याय 29। क्या गुरु और गुरु अंकल में बहुत अंतर है? संप्रदाय के भीतर एक मंडप में कई व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे थे। संप्रदाय गुरु की अप्रत्याशित यात्रा। क्या मैं उद्देश्य पूछ सकता हूँ? गूहे ने अपने सामने युन युन को एक परिष्कृत भाव से देखा। युन युन के बगल में सफ़ेद पोशाक में एक लड़की बैठी थी, नालन यानरान। अपने सामने परिष्कृत और सुंदर गूहे को देखते हुए युन युन पिछले कीमिया सत्र के दौरान मोहक दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सकी। उसका दिल थोड़ा हिल गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। बड़े गूहे, इस बार हमारी यात्रा का मुख्य कारण यानरान के लिए आभार व्यक्त करना है। बोलने के बाद युन युन ने उसके बगल में नालन यानरान से फुसफुसाते हुए कहा, यानरान, इस टूटी हुई सगाई के बारे में बड़े गूहे ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए गैदरिंग क्यूई गोली बनाई है। आपको ये भावना याद रखनी चाहिए। युन युन के शब्दों को सुनकर नालन यानरान जल्दी से उठ खड़ा हुआ, गूहे को थोड़ा झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, धन्यवाद एल्डर गूहे। अत्यधिक शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। गूहे ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी मुस्कान सहज थी। मैंने अपनी आंखों से यानरान को संप्रदाय में प्रवेश करते देखा। स्वाभाविक रूप से मैं उसके मामलों में निष्क्रिय रूप से खड़ा नहीं रह सकता। ये सुनकर नालन यानरान के सुंदर चेहरे पर भी मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। उसके दिल में वह हमेशा गूहे के बारे में एक अनुकूल धारणा रखती थी। जब वह डू अभ्यासी क्षेत्र में प्रवेश कर गई तो उसने गूहे के अपने हाथों से तैयार की गई गैदरिंग क्यूई गोली खा ली थी। गूहे के पूर्ववर्ती को युन युन में रुचि थी और नालन यानरान के प्रति उसका रवैया हमेशा विनम्र और सौम्य रहा था, कभी फटकार नहीं लगाई। निस्संदेह इसने नालन यानरान के गूहे के प्रति स्नेह को भी बढ़ा दिया था। उसने धीरे से अपनी नज़र उठाई, उसकी खूबसूरत आंखें गूहे से मिलीं। उसकी आंखों में व्याकुलता का भाव था। जेजियान राज्य के अलौकिक आकर्षण के साथ विलीन होने के बाद गूहे की उपस्थिति असाधारण थी। हर क्रिया, हर शब्द और मुस्कान एक अनूठा आकर्षण बिखेरती थी। ये पहली बार था जब नालन यानरान ने गूहे को इस नज़र से देखा था और वह क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गई थी। एल्डर गूहे, आप कब से ऐसे हो गए? अच्छे दिखने वाले हैं न? यानरान, असभ्य होने से बचें। नालन यानरान को लगातार गूहे को घूरते हुए देखकर युन युन की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं, उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। युन युन की आवाज़ सुनकर नालन यानरान अपनी कल्पना से बाहर आ गई। अपने पिछले व्यवहार को महसूस करते हुए उसके गालों पर एक हल्की लाली छा गई और उसने जल्दी से माफ़ी मांगी, मैं माफ़ी मांगती हूँ एल्डर गूहे। यानरान असभ्य था। गूहे ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, यह मानते हुए कि छोटी लड़की एक पल के लिए विचारों में खो गई होगी। उसने एक सौम्य भाव बनाए रखा, कोई नुकसान नहीं हुआ। नालन यानरान के शर्मीले भाव को देखते हुए गूहे को अचानक जियाओ यान का ख्याल आया। उसने बेपरवाही से पूछा, यानरान, क्या टूटी हुई सगाई के लिए वुटैन शहर की यात्रा करना आसान था? क्या जियाओ कबीले ने विवाह को रद्द करने पर सहमति जताए? गूहे के शब्दों पर नालन यानरान के दिमाग में तुरंत जियाओ कबीले में अपने अनुभव याद आ गए। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहरी हो गई। जियाओ कबीला सगाई को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। एक पल की चुप्पी के बाद नालन यानरान का स्वर गंभीर हो गया। वे सगाई को रद्द करने से इनकार करते हैं। जियाओ कबीले को वास्तव में अपनी जगह नहीं पता है। गूहे स्वाभाविक रूप से इस परिणाम के बारे में जानता था और नाराज होने का नाटक करता था। उसे डर नहीं है कि हमारा क्लाउड मिस्ट संप्रदाय उन्हें नष्ट कर देगा। एकमात्र जियाओ कबीले का कचरा वह यानरान के योग्य कैसे हो सकता है? गूहे के शब्दों में सुरक्षात्मक लहजे को सुनकर नालन यानरान का दिल गर्म हो गया। जियाओ कबीले में उसे जो अपमान सहना पड़ा, उसे याद करते हुए वह थोड़ा दुखी महसूस कर रही थी। न केवल जियाओ कबीले ने विवाह विच्छेद को अस्वीकार कर दिया, बल्कि उसने व्यक्तिगत रूप से विवाह अनुबंध को भी फाड़ दिया और मुझे बर्खास्त कर दिया। क्या जियाओ कबीले ने यानरान को बर्खास्त करने की हिम्मत की? ये सुनकर गूहे और भी अधिक क्रोधित लग रहा था। उसके चेहरे पर एक काला भाव दिखाई दे रहा था। मेरी राय में जियाओ कबीले के पास जियामा साम्राज्य में रहने का कोई कारण नहीं है। बड़े गूहे, कृपया आवेगपूर्ण तरीके से कार्य न करें। गूहे के शब्दों को सुनकर युन युन के भाव बदल गए। उसे डर था कि गूहे सीधे जियाओ कबीले को नष्ट करने के लिए कार्रवाई करेगा।
अगर ऐसा हुआ तो क्लाउड मिस्ट संप्रदाय ने इतने सालों में जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी वह बर्बाद हो जाएगी। हालांकि ये देखते हुए कि गुहे भी अपने शिष्य की रक्षा करने की कोशिश करते हुए युन युन को कोई नाराजगी महसूस नहीं हुई। गुहे की ओर उसकी नज़र और भी ज्यादा मिलनसार हो गई। गुहे को जियाओ कबीले को निशाना बनाने से रोकने के लिए युन युन ने तुरंत नालन यानरान को जियाओ कबीले में हुई हर बात बताई। तो जब तक यानरान 3 साल के भीतर खुले तौर पर और निष्पक्ष रूप से जियाओ यान को हरा देता है तब तक ये सगाई आधिकारिक रूप से भंग हो जाएगी। एक पल के बाद गुहे ने स्थिति के बारे में युन युन की विस्तृत व्याख्या सुनने के बाद शांत स्वर में कहा, ये सही है। युन युन ने थोड़ा सिर हिलाया। वह जियाओ यान की तरह ही बेकार है। 3 साल में वह केवल खुद पर अपमान लाएगा। गुहे ने हल्के से हंसते हुए नालन यानरान में उल्लेखनीय विश्वास दिखाया। हालांकि उसके दिल में वह ये सुनिश्चित करने के बारे में सोच रहा था कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जियाओ यान 3 साल के समय में नालन यानरान से हार जाए। मूल कहानी में 3 साल के समझौते के दौरान जियाओ यान ने सबके सामने नालन यानरान को हराया और बहुत ध्यान आकर्षित किया। इस बार गुहे स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होने देंगे। वह देखना चाहता था कि 3 साल के समझौते के बाद जब जियाओ यान को नालन यानरान के हाथों बुरी हार का सामना करना पड़ा तो क्या दृश्य सामने आएगा। फिर भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे नालन यानरान की ताकत बढ़ाने की जरूरत थी। क्या इसका मतलब यह था कि उसे सार संचरण प्रदान करना था? सिस्टम ने यह निर्धारित नहीं किया था कि केवल गुहे के शिष्य ही सार संचरण प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से यह सिस्टम की प्रतिपूर्ति तंत्र को ट्रिगर नहीं करेगा और उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इससे गुहे को थोड़ा धोखा महसूस हुआ। काश मैं नालन यानरान को अपना शिष्य बना पाता। अपने सामने नालन यानरान को देखते हुए यह विचार अचानक गुहे के दिमाग में उभरा। हालांकि नालन यानरान पहले से ही युन युन की शिष्या थी, संप्रदाय गुरु की प्रत्यक्ष शिष्या। वह संभवतः उसकी शिष्या कैसे बन सकती थी? इस बात को ध्यान में रखते हुए गुहे थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था और इस विचार को छोड़ने वाला था। लेकिन तभी गुहे के दिमाग में प्रेरणा की एक चिंगारी चमक उठी। उसकी नज़र उसके सामने बैठी युन युन पर गई और उसके होठों के कोनों पर एक अचेतन मुस्कान उभर आई। अगर वह युन युन का स्नेह जीत सकता है तो क्या वह नालन यानरान का मास्टर अंकल नहीं बन जाएगा? चाचा मास्टर और मास्टर बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, है न? अगर सब कुछ विफल हो गया तो वह इस युवती को अपने गुरु के रूप में संबोधित करने के लिए कह सकता है और यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह विचार जड़ पकड़ गया और गुहे को इसकी व्यवहार्यता पर अधिक विश्वास हो गया। इसके अलावा ये दृष्टिकोण उसकी इच्छाओं के साथ अच्छी तरह से मेल खाता था। जैसे ही उसकी नज़र युन युन के नाजुक और आकर्षक चेहरे पर पड़ी, गुहे का इस योजना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया। नालन यानरान को अपना शिष्य बनाना, युन युन को जीतना शुरू करना। भावना। गुहे की नज़र कभी कभी उस पर पड़ती थी। युन युन खुद को असहज महसूस करने से नहीं रोक पाती थी। ध्यान न देने का नाटक करते हुए उसने धीरे से अपनी मुद्रा को समायोजित किया और अधिक सीधी बैठी और अपने फिगर को उभारने के लिए थोड़ा आगे झुकी। गुहे की नज़रों को देखते ही युन युन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर पाए। एल्डर गुहे मुझे क्यों घूरते रहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें मुझमें दिलचस्पी है? ऐसे विचार उसके दिमाग में कौंध रहे थे। युन युन के चेहरे पर एक हल्की सी लाली फैल गई। अध्याय 30। युन युन का उत्साह। वरिष्ठ गुहे, निश्चिंत रहें। 3 साल के समझौते के भीतर मैं निश्चित रूप से जियाओ यान को हरा दूंगा और हमारे युनलैंड संप्रदाय के सम्मान को बनाए रखूंगा, नालन यानरान ने दृढ़ता से आश्वासन दिया, दोनों के बीच बदलते भावों से अनजान। ठीक है, आपकी प्रतिभा के साथ जियाओ यान की तुलना में क्या है? गुहे ने बाहरी तौर पर नालन यानरान की बातों से सहमति जताई, लेकिन अंदर ही अंदर संदेह था। मूल साजिश के अनुसार नालन यानरान को 3 साल में जियाओ यान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, जो युनलैंड संप्रदाय के लिए बहुत शर्मनाक होगा। इस परिणाम को बदलने के लिए उसे अपनी योजना का पालन करना था। सबसे पहले उसे युन युन को जीतना था। कृपया कुछ चाय लें। उस समय जियाओ यी जियान एक चाय की ट्रे लेकर मंडप में आया, तीनों के सामने सुगंधित चाय रखते हुए और धीरे से कहा, वरिष्ठ गुहे, क्या ये युवती आपकी नई स्वीकृत शिष्या हो सकती है? हाँ। गुहे ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर जियाओ यी जियान का परिचय युन युन से कराया। ये हमारे युनलैंड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हैं। आइए और अपना सम्मान प्रकट कीजिए। जियाओ यी जियान संप्रदाय गुरु को सम्मान प्रकट करती है। हल्की मुस्कान के साथ जियाओ यी जियान ने विनम्रतापूर्वक युन युन का अभिवादन किया। जियाओ यी जियान, ये नाम प्यारा लगता है और आपके व्यवहार के अनुकूल है, युन युन ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, संप्रदाय गुरु। जियाओ यी जियान अपने दिल में प्रसन्न हुई लेकिन एक शांत व्यवहार बनाए रखा। छोटी सी, ये नालन यानरान है, आपकी वरिष्ठ बहन। गुहे ने नालन यानरान की ओर मुड़ते हुए और उसे जियाओ यी जियान से परिचय कराते हुए कहा।
जियाओ यी जियान वरिष्ठ बहन नालिन को सम्मान प्रकट करती है, उसने विनम्रतापूर्वक कहा। वरिष्ठ बहन, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। नालिन यानरान ने अपने सामने खड़ी अपनी उम्र की खूबसूरत लड़की को देखा और उसके मन में सद्भावना की भावना पैदा हुई। इस समय युन ने अचानक अपनी स्टोरेज रिंग से एक चांदी का आंतरिक कवच निकाला और उसे जियाओ यी जियान को सौंप दिया। चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए एक बुजुर्ग के रूप में मुझे आपको स्वागत का प्रतीक देना चाहिए। इस नर्म कवच को पवन आत्मा कवच कहा जाता है, इसे मेरी ओर से स्वागत का प्रतीक माने। युन ने मुस्कुराते हुए कहा। पेश किए गए चांदी के आंतरिक कवच को देखते हुए और फिर गुहे की ओर, जिसने थोड़ा सिर हिलाया, जियाओ यी जियान ने कृतज्ञता के साथ इसे स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद संप्रदाय गुरु। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से युन द्वारा देखा गया, जिसने मन ही मन प्रशंसा की, कितनी अच्छी लड़की है। जियाओ यी जियान की विनम्रता ने भी युन के दिल में एक अनुकूल प्रभाव पैदा किया। गुहे ने मेज पर चाय पी और फिर युन को देखा, एक सार्थक नज़र से पूछा, संप्रदाय गुरु, क्या आपके हाल के साधना प्रयास सुचारू रहे हैं? गुहे द्वारा अचानक उसकी साधना के बारे में पूछे जाने पर आश्चर्यचकित होकर युन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हालांकि उसकी हाल की प्रगति को देखते हुए वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। सच कहूं तो सीनियर गुहे, मैं पिछले 1 साल से 3 स्टार डू सम्राट स्तर पर अटकी हुई हूं, सफलता प्राप्त करने में असमर्थ हूं। इस बिंदु पर युन ने कुछ निराशा व्यक्त करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं शायद किसी बाधा से टकरा गई हूं। बाधा से टकराना? युन की बातें सुनकर गुहे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अंदर ही अंदर खुश हो गया। बाधा से टकराना एक अच्छी बात थी। थोड़े चिंतन के बाद गुहे ने अपने कप में चाय का स्वाद लिया और युन की ओर देखते हुए कहा, शायद मैं इस साधना बाधा को तोड़ने में संप्रदाय गुरु की सहायता कर सकूं। ये सुनकर युन ने अवचेतन रूप से गुहे की ओर देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त किया। सीनियर गुहे, क्या आप गंभीर हैं? गुहे ने एक सुंदर मुस्कान पहनी और हल्के से कहा, क्या आपने सम्राट की सर्वोच्च गोली के बारे में सुना है? सम्राट की सर्वोच्च गोली? ये सुनकर युन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। वरिष्ठ गुहे, क्या ये संभव है कि आप सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत कर सकें? युनलैन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में युन ने स्वाभाविक रूप से सम्राट की सर्वोच्च गोली के बारे में सुना था, जो कि कीमिया के क्षेत्र में एक अत्यधिक प्रसिद्ध 6ठी श्रेणी की गोली है। जब एक डू सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा इसका सेवन किया जाता है, तो यह आश्चर्यजनक प्रभावों के साथ सीधे उनकी साधना को 1 या 2 स्तरों तक बढ़ा सकता है। सम्राट की सर्वोच्च गोली डू सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के बीच एक अत्यधिक प्रतिष्ठित अमृत थी। हालांकि जबकि यह भी एक 6ठी श्रेणी की गोली थी, सम्राट की सर्वोच्च गोली को 6ठी श्रेणी की गोलियों में शिखर माना जाता था। हालांकि गुहे अब 6ठी कक्षा का कीमियागर था, युन का मानना था कि उसके पास सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने की क्षमता नहीं हो सकती। इसके अलावा इस गोली का सूत्र अत्यंत दुर्लभ था। कम से कम युनलैन संप्रदाय को सम्राट की सर्वोच्च गोली के सूत्र पर कभी कोई सुराग नहीं मिला था। ये सही है। गुहे ने अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाए। एक पल के लिए रुकते हुए गुहे ने आगे कहा, इसके अलावा मैंने सम्राट की सर्वोच्च गोली का सूत्र प्राप्त कर लिया है। वरिष्ठ गुहे, आपने सम्राट की सर्वोच्च गोली का सूत्र भी प्राप्त कर लिया है? युन के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य छा गया। गुहे के शब्दों ने उसके भीतर भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया था। शुरुआती झटके के बाद युन ने जल्दी से तर्क दिया कि यदि आवश्यक शर्तें पूरी हो जाती हैं और गुहे के पास सूत्र है, तो उसे सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने के लिए केवल उपयुक्त सामग्री की आवश्यकता है। यदि संप्रदाय गुरु वर्तमान अड़चन को तोड़ने में असमर्थ है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत कर सकता हूं। इस समय गुहे ने भी युन के विचारों की पुष्टि करते हुए बात की। गुहे की पुष्टि के साथ सम्राट की सर्वोच्च गोली के संभावित प्रभावों के बारे में युन की उत्तेजना स्पष्ट हो गई और उसने अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। मुझे आश्चर्य है वरिष्ठ गुहे, सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने में वर्तमान में आपके पास किस स्तर का आत्मविश्वास है? चिंतन के एक पल के बाद युन ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पाया और गुहे को देखा, अपनी खूबसूरत आंखों से पूछा। सम्राट की सर्वोच्च गोली 6ठी श्रेणी का अमृत था और इसके शोधन के लिए आवश्यक सामग्री निस्संदेह बेहद कीमती थी। जबकि युनलैन संप्रदाय के संसाधन 6ठी श्रेणी के अमृत के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, यदि आवश्यक मात्रा अत्यधिक थी तो यह अभी भी संप्रदाय के भंडार को कम कर सकता है। युन को चिंता थी कि गुहे सम्राट की सर्वोच्च गोली को जबरन परिष्कृत करने का प्रयास कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कम सफलता दर होगी और बहुत अधिक मात्रा में कीमती सामग्री की खपत होगी। गुहे की नज़र युन के नाजुक चेहरे पर पड़ी और उसने तुरंत उसकी चिंताओं को समझ लिया। उसने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई और शांति से जवाब दिया, आश्वस्त रहो संप्रदाय गुरु। मुझे सम्राट की सर्वोच्च गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में 50% विश्वास है।
50%। गूहे का जवाब सुनकर युन युन की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। कीमिया की दुनिया में गोली को परिष्कृत करने में विफल होना खाने पीने जितना ही आम बात थी। भले ही एक कीमियागर अत्यधिक कुशल हो, लेकिन वे हर अमृत को परिष्कृत करने के लिए 100% सफलता दर की गारंटी नहीं दे सकते। आमतौर पर अमृत के साधक ये सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 2 सेट या उससे अधिक सामग्री तैयार करते थे कि कीमियागर वांछित अमृत को सफलतापूर्वक बना सके। किसी भी तरह के अमृत के लिए 50% सफलता दर पहले से ही उल्लेखनीय रूप से उच्च आंकड़ा था। संप्रदाय गुरु, यहाँ सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री की एक सूची दी गई है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप सामग्री एकत्र कर सकते हैं। गूहे ने युन युन को एक सूची सौंपी।